Hello dear friends, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी PYQ पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज का अपना रैपिड रिवीजन रहने वाला है समुद्र विज्ञान यानी कि ओशियनोग्राफी का। और यहाँ से जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे जो महासागरों से जुड़े तथ्य होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। और इसी में आप लोगों को एक गर्त देखने को मिलता है, ट्रेंच, जिसको आप लोग बोलते हो मेरियाना गर्त, जो कि विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। और ये कहाँ पे मिलेगा? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम आप लोग याद रखोगे मेडागास्कर के नाम से। और आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ये तथ्य आप लोग महासागरों से जुड़े याद रखोगे। आगे बढ़ें तो महासागरीय तापमान को देखा जाए तो जो महासागरीय तापमान होते हैं उनको निर्धारित करने वाले कारक आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या जो महासागर का तापमान होता है उसको निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे सूर्य की मात्रा महासागर के तापमान को निर्धारित करती है, बाष्पीकरण व संघनन करता है, ऊष्मा और संतुलन करता है। स्थानीय जो मौसमी दशाएं होती हैं वो भी महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं। सागरी जल का घनत्व और साथ में लवणता, ये 6-7 फैक्टर जो आप लोगों को याद रखने हैं कि ये महासागरीय जो तापमान होता है उसको प्रभावित करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अपन लोग देखें कि जो विश्व है, विश्व जल की सतह का औसत दैनिक तापमांतर जो होता है वो नगण्य होता है। और विषुवत रेखा से आप लोग जाओगे ध्रुवों की ओर, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो सागरी जल का तापमान होता है वो घटता जाता है। सबसे अधिक तापमान आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्थल भाग से गिरे सागर होते हैं, उनका तापमान ज़्यादा होता है बजाय जो खुले सागर होते हैं। व्यापारिक पवनों के कारण जो उष्णकटिबंधीय होते हैं उनमें महासागर के पश्चिमी भाग अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो महासागर के पश्चिमी भाग होते हैं वो अधिक गर्म होते हैं, उसका मेन कारण क्या है? तो वहाँ पे जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनका बहना। और जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तो क्यों महासागरों के पूर्वी भाग अधिक गर्म होते हैं? तो वो पछुआ पवनों के कारण। गहराई बढ़ने के साथ में तापमान में कमी आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात नोट करनी है कि अधिक गहराई में जाने पर जो तापमान होता है इस दर में कम हो जाता है। ठीक है, जब जब आप लोग गहराई बढ़ाओगे और गहराई बढ़ोगी तो उसके साथ में जो तापमान होता है वो कम होता चला जाता है। तो जो महासागरों का तापमान होता है गहराई में अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवों पर समान होता है। ठीक है, उच्च अक्षांशों में जो सागरीय तापमान होता है वो व्युत्क्रम मिलता है, यानी कि जो सतह का तापमान होगा वो कम होगा और गहराई में जो तापमान होगा वो अधिक होगा। कारण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ जल होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखें तो महासागरीय लवणता। लवणता को देखा जाए तो जो सागरीय जल में भार और उसमें घुले पदार्थों के भार का अनुपात आप लोग क्या बोल देते हो? सागरीय लवणता बोलते हो। सागरीय लवणता की मात्रा प्रति 1000 ग्राम जल में घुले लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जिसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आप लोग बोलते हो समलवण रेखाएं, यानी कि आइसो हेलाइन इनको कहते हो। और जो सागर की लवणता का मापन होता है वो सेलिनोनेक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, ये एक यंत्र है जो कि लवणता मापी यंत्र है, इसके द्वारा सागर की लवणता का मापक होता है। आगे देखा जाए तो जो सागरी जल में पाए जाने वाले लवण हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कौन सा कितना पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड ये 77.8% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये 10.9% पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये 4.3% पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट ये 3.6% पाया जाता है। इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है, क्रम में कोई भी हेर फेर नहीं करना है। अन्य लवण जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएंगे। जो महासागरों की औसत लवणता आप लोगों से पूछी जाती है तो ये कितनी होती है? 35 ppt होती है। ठीक है, जो नदियाँ होती हैं वो लवणता को सागरों तक पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख होती हैं। नदियों के द्वारा क्या पहुंचता है? लवणता पहुंच जाती है सागरों में। परंतु नदियाँ क्या करती हैं? नदियों के द्वारा जो लाए गए लवण होते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। और नदियों के जल में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो कितना होता है? केवल 2% होता है।
आगे देखें तो जो सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र हैं ये आपसे पूछा जाता है, जिसमें जो वॉन लेक है इसकी आप लोग याद रखेंगे 330 ppm होता है, टर्की में है। मृत सागर की 238 है, ग्रेट साल्ट लेक की 220 है। इनके आप लोगों से क्रम पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखें तो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। तो लवणता को वृद्धि करने वाले कारकों में आप लोग क्या क्या देखोगे, अगर उस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा है, उच्च तापमान होगा तो लवणता ज़्यादा होगी। अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन अगर वहाँ पे बह रही हैं तो भी जो लवणता होगी वो अधिक होगी। बाष्पीकरण तीव्र गति से होगा तो भी लवणता अधिक होगी। समुद्री धाराएं और लहरें ये भी लवणता को प्रभावित करते हैं। और वर्षा का अगर अभाव होगा तो भी लवणता बढ़ेगी। नदियों के द्वारा जो स्वच्छ जल है उसकी आपूर्ति अगर कम हो रही है तो भी लवणता बढ़ेगी। और स्वच्छ एवं स्पष्ट आकाश होगा तो भी लवणता बढ़ जाती है। तो ये लवणता को बढ़ाने वाले कारक हो गए। अब देखेंगे लवणता को कम करने वाले कारक। तो इनमें निम्न तापमान होना चाहिए, यानी कि जो भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा इसका अपवाद देखने को मिलता है, यहाँ पे निम्न तापमान होगा तो लवणता ज़्यादा पहुँच जाती है। बाकी का ठंडी पवनें होनी चाहिए, बाष्पीकरण की जो गति है वो मंद होनी चाहिए, सागरीय धाराएं इफेक्ट करती हैं, नदी जल की अधिक मात्रा होनी चाहिए और अत्यधिक वर्षा। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि लवणता को कम करने वाले होते हैं। लवणता वितरण अगर देखा जाए तो कितना परसेंट कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लवणता अगर उत्तरी गोलार्ध में आप लोग जाएंगे तो 20 से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आप लोगों को सर्वाधिक लवणता देखने को मिलेगी। यहीं आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आप लोगों को सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है। यानी कि आप लोग एक नोट करके चलना है कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं इनमें लवणता अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो है वो यहाँ पे अधिक है। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसमें वर्षा की भी मात्रा अधिक है, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, लवणता कम पाई जाती है। बाष्पीकरण हो रहा है लेकिन वर्षा वहाँ पे पर डे हो रही है, इसके कारण जो लवणता है वो कम हो जाती है। आगे देखें तो लवणता में भिन्नता के कारण जो स्वच्छ जल होता है इसकी आपूर्ति हो, वर्षा की मात्रा, बाष्पीकरण की दर, सागरीय धाराएं, पवन एवं समुद्री जीव हो जाएंगे। जो सागरीय लवणता होते हैं उनके स्रोत अगर देखा जाए तो नदियां होती हैं, पवनें होती हैं, सागरीय लहरें होती हैं और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण सागरीय लवणता बढ़ती है। आगे देखें तो महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधारा को देखा है तो जो जलधारा की उत्पत्ति होती है उनके कारक आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसमें पृथ्वी का जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मायने रखता है, गुरुत्वाकर्षण, तापमान में भिन्नता, महाद्वीपों का आकार। ठीक है, ये सभी फैक्टर यहाँ पे मायने रखेंगे। साथ में वायुदाब और पवनें, बाष्पीकरण और वर्षा, घनत्व में अंतर, ये सभी कारक हैं जो कि जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो जलधाराएं होती हैं उनको दो प्रकार से बांटा गया है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा में अपन लोग देखेंगे कौन कौन सी जलधाराएं। तो जो सागरी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी। ठीक है, ये आपका पृथ्वी हो जाएगी, ये आपकी विषुवत रेखा हो जाएगी, यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। जो आपकी जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी ये तो कैसी होंगी, गर्म होंगी। और जो ध्रुवों से चलेंगी विषुवत रेखा की तरफ में, ये जलधाराएं आप लोगों की ठंडी होंगी। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो जो गर्म जलधारा है उनको देखना है, जैसे कि क्यूरोशिवो की धारा ये गर्म हो जाएगी, अलास्का की धारा, सुशीमा धारा, अल्निनो की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा, रेनेल की धारा, एंटीलीज की धारा, मोजाम्बिक, अग्लुहास और ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, ये सभी जलधाराएं आप लोगों की गर्म जलधाराएं हो जाएंगी। जबकि ठंडी जलधाराओं में अपन लोग देखें जो कि ध्रुवों से आ रही है विषुवत रेखा की तरफ में, तो यहाँ पे आप लोगों की क्यूराइल, जिसको आप लोग ओयोशिवो धारा बोलते हो, कैलिफोर्निया की धारा, हमबोल्ट की धारा, ओखोटस्क धारा, लेब्राडोर, कनारी जलधारा, बेंगुएला जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, सोमाली जलधारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह और दक्षिणी हिंद धारा, ये सभी आप लोगों की जलधाराएं जो है वो ठंडी हो जाएंगी। आगे देखें तो जो महासागर हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पृथ्वी है इसका परिभ्रमण अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, कोरियोलिस बल के द्वारा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है। महासागरीय कारक अगर देखा जाए तो यहाँ पे तापक्रम, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना। बाह्य कारक में देखा जाए तो वायुमंडलीय दबाव होगा, पवन होगा, वर्षा होगा, बाष्पीकरण और सूर्य तप।
धाराओं में परिवर्तन या फिर सुधार लाने वाले कारकों में देखा जाए तो तट की दिशा और आकार, नितल की स्थलाकृतियां और मौसम में परिवर्तन। आप लोगों ने क्वेश्चन अगर सॉल्व करे होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखें तो जो जलधाराएं होती हैं इन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे कोरियोलिस बल का अगर अपन लोग प्रभाव देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाओगे तो जो जलधाराएं होती हैं अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं। राइट हैंड साइड आप लोगों का किधर होगा, इस साइड में। ठीक है, वहीं आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो ये अपने बाएं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हिंद महासागर का उत्तरी भाग है इनकी जलधाराओं की जो दिशा होती है वो मानसूनी पवनों की दिशा के साथ में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़े तो महासागरीय जो धाराएं इनका महत्व क्या होता है इनको देख लिया जाए तो ये पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करती हैं और वर्षा करवाती हैं। विशेष करके जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग होते हैं वहाँ पे ये वर्षा करवाती हैं। मरुस्थलों का निर्माण होता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो ड्रॉबैक बनते हैं। हिमशैल खंडों का प्रवाह यानी कि जो जलयानों के लिए खतरा होता है इनका ये प्रवाह करते हैं। पादप प्लवकों को लेके आती हैं जो प्लैंक्टन्स होते हैं और मछली उत्पादन में ये सहायक होती हैं। भारत में मानसून निर्धारण करती हैं और ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावनाएं यहाँ पे रखती हैं और सागर की लवणता और तापमान पर प्रभाव इनका पड़ता है। जो गर्म धाराएं होती हैं, गर्म धाराओं के द्वारा जो क्षेत्रीय ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाह होते हैं वो वर्षभर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि जो गर्म और ठंडी जलधारा होती है इनके मिलने से क्या होता है, तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति बनती है। यानी कि ये उस क्षेत्र में जो प्लवक होते हैं उनका विकास करता है। जैसे कि जो मछलियों की संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है। मत्स्य क्षेत्र होता है उसमें उत्पादन केंद्र की स्थापना होती है और हरे से भरा यहाँ पे मौसम होता है। ठीक है, जो कोहरा होता है उससे भरा यहाँ पे मौसम होता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट अपन लोग देखें महासागरों के अनुसार जलधाराएं। जो प्रशांत महासागर की जलधारा अपन लोग देखें गर्म और ठंडी। कौन कौन सी जलधारा यहाँ पे पाई जाती हैं तो प्रशांत महासागर में उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरेशिवो की धारा, अलास्का की धारा, सुशीमा धारा, प्रति विषुवतीय धारा और अल्निनो की धारा। ठंडी में यहाँ पे जलधारा पाई जाती है कुराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट की धारा, अंटार्कटिका की और ओखोटस की धारा। अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ठंडी और गर्म जलधारा में देखें तो ठंडी जलधारा यहाँ पे उत्तर विषुवतीय जलधारा हो जाएगी, दक्षिण विषुवतीय जलधारा हो जाएगी फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा नॉर्वे की धारा, इर्मिंगर जलधारा ब्राजील की जलधारा, रेनेल जलधारा और एंटिलीज। ये हो जाएंगी यहाँ की गर्म जलधारा। और यहाँ पे ठंडी दी गई है लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, कनारी की जलधारा, बेंगुएला की धारा और अंटार्कटिका की धारा, फॉकलैंड की जलधारा। ये सभी यहाँ की ठंडी और गर्म जलधारा आप लोग याद रखेंगे। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट महासागर की ओर में, हिंद महासागर में थोड़ी ही जलधारा यहाँ पे गर्म देखें तो यहाँ पर दक्षिण विषुवत रेखीय प्रवाह होगा, मोजाम्बिक जलधारा, अग्लुहास की जलधारा और ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। ये गर्म जलधारा हो जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों की ठंडी होगी तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, शुमाली की धारा और दक्षिणी हिंद धारा। ठीक है, तो ये आपकी ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। आगे देखें, आगे यहाँ पर देखेंगे जलडमरू मध्य और जल संधि में अंतर देखा जाए। सबसे पहले तो जलडमरू मध्य क्या होता है, यानी कि ये दो महाद्वीपों के बीच स्थित सकरी पट्टी होती है और महाद्वीपों को जोड़ती है एवं महासागरों और समुद्रों को अलग करती है। ठीक है, जैसे कि पनामा है, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को मिलाती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। ये आपको याद रखना है जलडमरू मध्य के बाद में। और जल संधि अगर देखा जाए तो ये क्या करती है, ये महासागरों के बीच में स्थित एक संकरी पट्टी होती है जो कि सागरों और महासागरों को जोड़ती है और जो महाद्वीप होते हैं और द्वीप होते हैं उनको अलग करती है। थोड़ा सा अंतर है, बस आप लोग को इतना याद रखना है। तो इनको जैसे आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जिब्राल्टर जल संधि। अब कुछ जल संधियाँ हैं जिनके आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप में आप लोगों को बाबा और मंडेब है, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है,
लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये जोड़ रही है, जिबूती और यमन को अलग कर रही है। जिब्राल्टर जल संधि ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य रेखा से जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही है? ये भूमध्य रेखा से। ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। अगर क्षेत्रीय में देखा जाए तो स्पेन, यूरोप को, मोरक्को, अफ्रीका से ये अलग करती है। मोजाम्बिक जलमार्ग देखा जाए तो जो मोजाम्बिक चैनल है ये मेडागास्कर द्वीप को और मोजाम्बिक के बीच में दक्षिण अमेरिका में जाएंगे अपन लोग तो पनामा नहर, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जो कैरिबियन सागर है उससे होते हुए अलग करती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। पनामा को याद रखेंगे। और यहाँ पे जो पनामा नहर है गाटून झील से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है मैगलन जल संधि, ये दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। अब अपन लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका में जो भी जल संधियां हैं उनको। तो सबसे पहले अपन लोग बेरिंग जल संधि को देखेंगे। तो ये जो बेरिंग जल संधि है ये बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है और उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका को रूस जो एशिया है और एशिया से जोड़ती है। ठीक है, अलास्का को एशिया से, इतना मान लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि ये आपका रूस एशिया वाला हिस्सा हो गया और ये आपका अलास्का उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का बेरिंग सागर हो गया, यहाँ पे आपका चुक्ची सागर हो जाएगा और इधर आप लोगों का उत्तर प्रशांत महासागर होगा। आगे है आप लोगों का डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। हडसन जल संधि ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और क्यूबा और अमेरिका को ये अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया में आएंगे अपन लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपकी बॉस जल संधि है। बॉस जल संधि ये आपको तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि ये आपकी बॉस जल संधि हो जाएगी। हिंद महासागर में है ये। तस्मानिया आप लोगों का साउथ में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का तस्मान सागर है जो कि प्रशांत महासागर में। ठीक है, इधर हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर है। टॉर्स जल संधि, टॉर्स जल संधि ये आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो कि ये आपकी कोरल सागर हो जाएगा, ये आपकी टॉर्स जल संधि है। इधर आपका आराफुरा सागर हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी को अलग कर रही है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। कुक जल संधि, कुक जल संधि को देखा जाए तो ये तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, किससे जोड़ती है? दक्षिण प्रशांत महासागर से। और यह न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है। आगे बढ़ें तो यूरोप की संधियां देखेंगे। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि ये ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग करता है। बॉस्फोरस जल संधि ये यूरोप एवं एशिया की सीमा बनाता है। और काला सागर, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, किसको किससे जोड़ता है? ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। यूरोप और एशिया की सीमा ये बनाता है। आगे बढ़े एशिया। एशिया में देखा जाए तो एशिया में आप लोगों को सुएज नहर कई बार पूछी जाती है। सुएज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह पोर्ट सईद उत्तरी बिंदु से लेकर के पोर्ट टैफिक जो कि सुएज तक विस्तृत है, यानी साउथ में आओगे आप लोग। सुंडा जल संधि ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। पाक जल संधि और ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। भारत एवं श्रीलंका को ये अलग करती है। मक्का जो मकासर जल संधि है यह आपके सीलन सागर को जावा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित कुछ तथ्य जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल का संगठन देखेंगे।
यानी कि आप लोगों को पता है जो वायुमंडल है कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ठोस, तरल ये कण भी पाए जाते हैं। और जो वायु होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायुमंडल का जो 99% भाग है वो भूपृष्ठ से ले आप जब जाओगे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो वहां पे आप लोगों का वायुमंडल का 99% भाग देखने को मिल जाएगा। बाकी का 1% ऊपर तक चले जाओगे। जो पहले वायुमंडल की ऊंचाई थी वो 800 किलोमीटर तक मानी जाती थी, लेकिन अब नई खोजें हुई और उसके अनुसार जो वायुमंडल की ऊंचाई है वो 32,000 किलोमीटर मानी गई है, और इसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती है। वायुमंडल में कुछ गैसें विद्यमान है और उनका परसेंटेज आप लोगों से पूछा जाता है। तो इन परसेंटेज को अपन लोग देखें। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देखने को मिलता है वो नाइट्रोजन का कितना मिलता है, 78.08%, ऑक्सीजन का 20.94%, आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, नियॉन का 0.0018%, हीलियम का 0.0005%, ओजोन का 0.4x06% एंड हाइड्रोजन का 0.4x05%। अन्य गैसें आप लोगों को मीथेन देखने को मिल जाएंगे, क्रिप्टॉन मिल जाएगा और जिनॉन मिल जाएगा। इन सभी गैसों का आप लोगों को एज इट इज क्रम याद करके रखना है और इनके परसेंटेज भी याद रखने हैं, साथ में इनके डिनोट करने वाले ये अक्षर भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो नाइट्रोजन के क्या क्या महत्व है इनको देखेंगे। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो वायु दाब है और पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। ये जो गैस होती है इसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है और इससे आग पर नियंत्रण रहता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है और यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली हुई है। ऑक्सीजन को देखा जाए तो यह जीवनदायी गैस है जो कि श्वसन क्रिया में काम आती है। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जलाया जा सकता है और वायुमंडल में 64 ठीक है 64 किलोमीटर तक ये विद्यमान है, लेकिन 16 किलोमीटर के ऊपर आप लोग जाओगे तो वहां पे ये गैस जो है वो बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो ये एक भारी गैस होती है और इसलिए वायुमंडल की निचली परतों में ये विद्यमान होती है। यह पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस होती है और ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती हैं उनके लिए पारगम्य होती है, और जो पृथ्वी की पार्थिव विकिरण होता है जो वापस जाता है उसके लिए गैस जो होती है वो अपारगम्य होती है। यानी कि ये जो गैस होती है वो हरितगृह प्रभाव में ज़्यादा उत्तरदायी होती है और यह वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये एक हल्की गैस है जो कि लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन को देखा जाए तो ओजोन जो है ये एक ऑक्सीजन का विशेष रूप होता है जो कि वायुमंडल में ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में पाई जाती है और इसका जो संकेंद्रण होता है वो पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, और ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है और एक सुरक्षा कवच का ये कार्य करती है। जलवाष्प देखा जाए वाटर वेपर्स, तो जो जलवाष्प होती हैं यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसमें कमी आती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित करती है और पृथ्वी के द्वारा जो विकिरित ऊष्मा होती है उसको संजोए रखती है। इस प्रकार के यह जो है वो कंबल का एक कार्य करती है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है ना अधिक ठंडी होती है। ये आप लोगों से असर्शन रीजन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यह वर्षा करवाने के लिए भी उत्तरदायी होती है। धूल के कण अगर देखे जाएं तो जो धूल के कण होते हैं प्राय वायुमंडल की निचली परतों में ही पाए जाते हैं और जो अधिकांश धूल के कण होते हैं वो आर्द्रताग्राही बनकर के बादल निर्माण में भाग लेते हैं और धूल कण सूर्य की किरणों को परावर्तित भी करते हैं। आकाश का जो नीला रंग आप लोगों को दिखाई देता है वो किसके कारण, वो धूल के कणों के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आकाश में लाल और नारंगी रंग का प्रकाश होता है और धूल कणों की उपस्थिति के कारण ये दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे वायुमंडल की संरचना देखी जाए तो जो वायुमंडल है उनको मुख्य 5 परतों जो परतें हैं उनमें बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं, सबसे पहले आप लोग जाओगे क्षोभ मंडल, फिर आपकी समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद में आप लोगों का आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 मंडल हैं जिनमें वायुमंडल को बांटा गया है। अब इनका आप लोगों से क्रम पूछा जाता है और कभी कभी इनका आप लोगों से कितनी ऊंचाई तक ये फैला हुआ है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे ये इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो जब आप लोग चाहोगे
सबसे निचली परत में, तो वहाँ पे आप लोगों को क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, और ये ऊंचाई के साथ में वृद्धि होती है और तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है, लेकिन तापमान यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, और ऊपर आप लोग जाओगे समताप मंडल में 50 किलोमीटर तक, तो इसमें ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा। मध्य मंडल में जाओगे आप लोग 80 किलोमीटर में, तो यहाँ पे ऊंचाई तो बढ़ रही है लेकिन तापमान घटेगा। ठीक है, आयन मंडल में आप लोग जाओगे तो आयन मंडल आप लोगों को 400 किलोमीटर देखने को मिलेगा। 400 किलोमीटर तक यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी लेकिन तापमान यहाँ पे भी कम होगा, और 400 किलोमीटर में अपर में जाओगे आप लोग तो वहाँ पे ऊंचाई बढ़ेगी लेकिन तापमान यहाँ पे भी घट रहा है। इतना आप लोगों को याद रखना है और इनकी हाइट याद रखनी है। अब देखा जाए इनकी एक एक करके विशेषताएं, तो क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है क्षोभ सीमा, इनको देखेंगे। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में देखा जाए तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। विषुवत रेखा का इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। कारण क्या है, यहाँ पे संवहनी धाराएं होती है, जो कि भूमध्य रेखा पर संवहनी धाराएं की उपस्थिति होती है, और ऊंचाई में वृद्धि जब होती है तो इसके साथ में तापमान घटता जाता है। सामान्य हाथ स्तर नॉर्मल लेफ्ट रेट आप लोगों से पूछा जाता है, तो जो 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, सामान्य हाथ स्तर बोलते हो। किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। कारण उसका क्या है, क्योंकि वहां पर संवहनी धाराएं बहती हैं। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटना जैसे कि बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान, ये सभी आपको जो देखने को मिलते हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। क्षोभ सीमा देखी जाए तो यह 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत होती है, और इस परत में क्या होता है, जो वायुमंडल के तापमान होते हैं वो गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ सीमा आप लोगों को इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, समताप मंडल का और ये क्षोभ मंडल का, ये जो मिडिल वाला पार्ट होगा समताप मंडल की शुरुआत होगी, क्षोभ मंडल का एंड होगा, वहां पे आप लोगों को क्षोभ सीमा देखने को मिलेगी। तो जो क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ मंडल की हवा संवहनी धारा चलना यहाँ पे बंद हो जाती है, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, क्षोभ सीमा बोल देते हो। तापमान में यहाँ पे जो गिरावट होती है वो भी बंद हो जाती है। समताप सीमा देखी जाए तो जो समताप सीमा जिस तरीके से क्षोभ सीमा थी उसी तरीके से समताप सीमा होगी जब समताप मंडल का एंड होगा और मध्य मंडल की शुरुआत होगी। तो ये क्षोभ सीमा के ऊपर से शुष्क होती है और पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ये पाई जाती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम होती है लेकिन ध्रुवों पर ये अधिक होती है। कारण क्या है कि जो ध्रुव हैं उन पर क्षोभ मंडल केवल 8 किलोमीटर तक ही फैला होता है, और ध्रुवों पर जो समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो क्षोभ सीमा से 50 से लेकर के 8 यानी कि 32 किलोमीटर ऊंची होती है। ऊंचाई के साथ में जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होती है, और कारण इसका क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। अब ओजोन गैस क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। अगर उसमें गैस है जो पराबैंगनी किरणें होंगी वो अवशोषित होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे ताप भी वृद्धि होगा। यहाँ पे जो वायु होती है वो क्षैतिज दिशा में चलती है, और जो वायुयान चलते हैं आपके हवाई जहाज वगैरह ये समताप मंडल में उड़ते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है और इस क्षेत्र का मौसमी परिघटनाओं से शांत रहता है, यानी कि यहाँ पे जो बादल है, वर्षा है, कुहासा वगैरह ये सब देखने को नहीं मिलता है। समताप सीमा ये समताप मंडल की बाह्य सीमा है और यहाँ ओजोन गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य मंडल देखा जाए तो जो मध्य मंडल है यह समताप मंडल के ऊपर में स्थित है और इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ में यहाँ पर तापमान में गिरावट आती है, इसमें आप लोगों को इतना याद रखना है। आयन मंडल में देखा जाए तो यह मध्य मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ पर जो उपस्थित गैस हैं इनके कारण विद्युत अवशोषित इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते हैं और वायुमंडल की इसी परत के द्वारा रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होती हैं कहाँ से, तो ये आपको याद रखना है, आयन मंडल से आप लोगों की जो रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होती हैं। आगे और देखें तो जो आयन मंडल होती है उसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ में तापमान में भी वृद्धि होती है। उसका कारण क्या है कि जो वायु के कण होते हैं वो विद्युत अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जो आयन मंडल होता है उसमें तापमान में वृद्धि हो जाती है। आयन मंडल को जो 3 छोटी छोटी परतों में बांटा गया है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। डी लेयर जो है ये 60 से लेकर के 99 किलोमीटर के बीच में स्थित है और इस परत में क्या होता है, जो रेडियो तरंगें होती हैं इनकी दीर्घ तरंगे वाली तरंगों को परावर्तन होता है।
ई लेयर में, इस परत में जो रेडियो तरंगों की मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन होता है। और एफ लेयर से, इस परत में जो रेडियो तरंग होती हैं उनकी लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन होता है। बस इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। आगे आपका 5वां मंडल आएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में देखा जाए तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। वायु बहुत यहाँ पे विरल होती है, धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस मंडल में आप लोगों को 2 गैसें देखने को मिलती हैं, काफ़ी हल्की गैसें होती हैं, इसलिए यहाँ तक की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलती है, जिनका नाम होता है हाइड्रोजन और हीलियम। और इसी मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट्स हैं वो स्थापित किए जाते हैं, वो आपके कौन से मंडल में? बहिर्मंडल में। ठीक है, सूर्यातप। सूर्यातप यानी इंसोलेशन, जो पृथ्वी की सतह पर आने वाली सौर विकिरण होती है उसको आप लोग सूर्यातप कहते हो। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है और सूर्यातप से 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पृथ्वी का धरातल ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो सौर विकिरित ऊर्जा होती है उसका 51% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले आपसे कारक पूछे जाते हैं, जिनमें से सूर्य की किरणों का आपतन कोण होता है, दिन की लंबाई या फिर धूप की अवधि उस क्षेत्र में कितनी मिल रही है, वायुमंडल की पारगम्यता और विषुवत रेखा से दूरी। तापमान में विषमता के कारण अगर यहाँ पर देखे जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण तापमान में विषमता आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन लोग अक्षांशीय वितरण को देखेंगे, यानी कि जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तो वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे आप लोग ध्रुवों की ओर में बढ़ते जाओगे तो सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है। ऊंचाई को देखा जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में गिरावट आती है, और स्थल और जल का प्रभाव यहाँ पर देखा जाए तो जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो यहाँ पर तापांतर जो होता है वो कम देखने को मिलता है, जबकि जो स्थल भाग होता है वो जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए जो आपको महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर होता है वो अधिक देखने को मिलता है। समुद्री धाराएं देखी जाए तो गर्म जल धाराएं समुद्र तटीय भागों में जाएंगी तो वहां पर तापमान को बढ़ा देंगी। वहीं अगर ठंडी जल धाराएं बहेंगी तो उस क्षेत्र को वो जो समुद्र तटीय भाग होते हैं वहां पर तापमान में ये गिरावट ला देती हैं। प्रचलित वायु जो होती है किसी क्षेत्र की, जो प्रचलित जैसे हरमट्टन वगैरह, सिमूम वगैरह ये सब चलती है, तो ये जो ठंडी क्षेत्रीय पवनें होती हैं वो तापमान में गिरावट लाती हैं, और गर्म क्षेत्रीय पवनें होती हैं वो तापमान को वृद्धि करती हैं। आगे देखें तो जो वायुमंडल का ठंडा और गर्म होना, उसमें भी कई सारे कारक यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि विकिरण हो, संचालन हो, जो कंडक्शन, संवहन के द्वारा भी जो वायुमंडल है वो ठंडा या गर्म हो सकता है, अभिवहन जो एडवेक्शन होता है उसके कारण भी वायुमंडल गर्म और ठंडा हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें यहाँ पे, ऊष्मा बजट, हीट बजट, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो सूर्य से टोटल कितनी यूनिट आती हैं? 100 यूनिट जो है वो सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर उत्सर्जित होती हैं। अब इनमें से 35 यूनिट क्या चली जाती हैं? विकिरण हो जाती हैं। अब 35 यूनिट में से कितनी कितनी यूनिटें किस किस के द्वारा विकिरित होती हैं उनको देखा जाए तो 27 यूनिट यहाँ पे बादलों के द्वारा, 6 यूनिट धूलिकणों के द्वारा, और हिमनदों के द्वारा 2 यूनिट होती हैं परावर्तित, और 14 यूनिट बची तो 14 यूनिट जो है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यानी कि इस प्रकार से जो सूर्य से आने वाली जो सूर्य विकिरण की 51 यूनिट हैं वो कितनी, जो पृथ्वी की सतह है वहां तक पहुंच पाती हैं, बाकी की 49 जो हैं वो कहाँ तक चली जाती हैं? वो विकिरित हो जाती हैं। यानी कि 100 में से अपन लोग 35 ये वाली यूनिट हो जाएंगी और 14 ये वाली यूनिट हो जाएंगी। 35 + 14 आप लोगों ने माइनस किया तो कितना हो गया? 51 हो गया। और पृथ्वी पर पड़ने वाली जो 51 यूनिट हैं पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी के द्वारा परावर्तित की जाती हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, किसके द्वारा? पार्थिव विकिरण के द्वारा। अब ये जो परावर्तित की जा रहे हैं इनमें से भी देखा जाए तो जो 17 यूनिट हैं इनका जो सीधा है ये अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, बची आपकी 34 यूनिट, और जो 34 यूनिट हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और वायुमंडल के द्वारा 14 यूनिट जो है वो सौर विकिरण एवं 34 यूनिट पार्थिव विकिरण के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो पहले तो वो डायरेक्ट जो सौर विकिरण आ रहा है उसके कारण वो 14 यूनिट को अवशोषित कर रहा है, और पार्थिव विकिरण के द्वारा कितना कर रहा है? 34 यूनिट अवशोषित कर रहा है। यानी कि टोटल यहाँ पर जो 48 यूनिट हैं वो अवशोषित की जा रही है, किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा। तो ये क्या करती हैं? जो 48 यूनिट हैं वो वायुमंडल को गर्म कर देती हैं।
यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, जो सौर विकिरण है, सूर्य से ये किरणें आ रही हैं, 100 यूनिट टोटल आ रही हैं। तो इनमें से बीच में से ही बादल के द्वारा, धूलकणों के द्वारा, हिमनद के द्वारा ये परावर्तित हो रही है 35 यूनिट, और बीच में आने से पहले ही वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई 14 यूनिट। फिर भी पृथ्वी के पास में 51 यूनिट आई, 51 में से 17 चली गई पूरा कहाँ पे, अंतरिक्ष में, और 34 यूनिट बची वो वायुमंडल के पास में अवशोषित हो गई। आगे देखें, वायुमंडलीय दाब। वायु दाब क्या होता है? जो वायुमंडलीय दबाव का अर्थ होता है किसी दिए गए स्थान तथा समय पर वहां की हवा को स्तंभ का भार। वायु दाब मापन देखा जाए तो बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के रूप में ये मापा जाता है, और दाब की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। बैरोमीटर में वायु दाब के तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है, और बैरोमीटर के पाठन का पहले गिरना या फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का संकेत देता है, और बैरोमीटर के पाठन का जो लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात और साफ मौसम का संकेत देता है। ठीक है, गिरने पे क्या है, जो वर्षा वगैरह है इसका संकेत देगा, और जब उसका जो यूनिट है वो बढ़ेगी यानी कि प्रति चक्रवात और साफ मौसम होगा। समदाब रेखाएं देखा जाए, आइसोबार्स, तो ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, इनको आप लोग समदाब रेखाएं बोलते हो। वायुदाब या फिर वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान का सूचक माना जाता है। आगे देखें, तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे दिए गए हैं। ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय दबाव, जो वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दाब प्रोपोर्शनल घनत्व, प्रोपोर्शनल 1/, आयतन होता है, ये आपको फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। घनत्व के कम होने के कारण ऊंचाई के साथ में जो वायुदाब होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, इसलिए जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी घनत्व जो है वो कम होता चला जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि नीचे वायुदाब में वृद्धि है, घनत्व में वृद्धि है, तो जो वायुदाब होगा, हवा जो होगा उसमें संकुचन होगा, इधर ऊपर जाएंगे तो ये फैलाव होगा। वायुदाब में फैलाव होगा, यहाँ पे वायु में फैलाव होगा तो दाब में कमी होगी, अगर वायु में संकुचन होगा तो दाब में वृद्धि होगी। आगे देखा जाए तो वायु का प्रसार देखें और वायु दाब। तो जब वायु नीचे से ऊपर उठती है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगी तो घनत्व में कमी आती है, इसलिए वायु दाब भी कम होता है। वायु दाब जो संकुचन है या फिर वायु दाब देखा जाए तो जब वायु ऊपर से नीचे की तरफ में आती है तो वायु दाब में जो घनत्व होता है उसमें वृद्धि होती है और वायु दाब में भी वृद्धि होती है। वायु दाब के प्रक्रम अगर देखे जाए तो तापीय प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। तापीय प्रक्रम में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है और रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसमें ऊष्मा नियत रहती है। तापीय प्रक्रम देखा जाए, तापीय प्रक्रम में ऊष्मीय प्रसार अपन लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वायु में फैलाव हो रहा है, घनत्व में कमी आ रही है, दाब में कमी आ रही है और आयतन में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि अपना ये स्थान बढ़ा रहा है। पहले वायु इतनी थी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वायु फैलेगी, वायु फैल रही है तो आयतन बढ़ रहा है, लेकिन घनत्व में कमी हो रही है और दाब में भी कमी होगी। यानी कि जब सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो सतह गर्म हो जाती है। ठीक है, और गर्म होने पर जो सतह के संपर्क वाली वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर के वो फैलने लगती है, जिससे उसके आयतन में तो वृद्धि होती है लेकिन घनत्व में कमी होगी और वायु दाब में भी कमी होती है। ऊष्मीय संकुचन देखा जाए, जब ठंडे क्षेत्रों में आप लोग जाओगे और ठंडे क्षेत्रों में जो वायु है पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो उसके संपर्क में जो वायु आती है तो उसका क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण वायु की सतह की ओर में होने लगता है जिससे घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि अब उसका संकुचन हो रहा है, फैलाव नहीं हो रहा, संकुचन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो वायुदाब होगा उसमें भी वृद्धि होती है। तो ऊष्मीय संकुचन और ऊष्मीय प्रसार ये दोनों आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म संकुचन हो रहा है, वायु नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, नीचे की ओर में वायु दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो ऊष्मा एवं वायु दोनों में संकुचन होता है, संकुचन के कारण घनत्व में भी वृद्धि होगी और वायु दाब में भी वृद्धि होती है। रुद्धोष्म प्रसार देखें, इसमें क्या हो रहा है,
ये पवनें हैं आप लोगों की, इधर से उधर चल रही हैं, तो जो पवनों के टकराने से पवन ऊपर उठती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया दाब निर्धारण करती है। कैसे? जब ऊपर जाएगी तो ऊष्मा एवं गैस का फैलाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट है और हवाएं हल्की होंगी तो फैलेंगी। जो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन से निम्न दाब का यहाँ पे निर्माण होता है। सिंपल आप लोगों का ये है कि जैसे जैसे वायु ऊपर जा रही है तो वहां पे क्या होगा, दाब में कमी होगी। आगे आप लोगों को वायुदाब पेटियां दी गई हैं। वायुदाब पेटियों को देखें तो यहाँ पे जैसे आपका ये विषुवत रेखीय, तो यहाँ पे बनती है निम्न वायुदाब पेटी। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें बहती दिखेंगी। इसके ऊपर में बनता है उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। यहाँ पे निम्न बनेगा और यहाँ पे आपका हाई बनेगा, उच्च बनेगा। ऐसे ही आप लोगों का दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें होंगी, जो कि कहाँ से चल रही हैं, दक्षिण से पूरब में चल रही हैं। और इधर आप लोगों का उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो वहां पे आप लोगों की पछुआ पवनें चलती हैं, ठीक है। पछुआ पवनें चलेंगी, इसके ऊपर में निम्न वायुदाब बनता है, यानी कि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। और यहाँ पे नीचे भी आएंगे तो एज इट इज आप लोगों का निम्न वायुदाब बनेगा, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे आप लोगों का उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र इस क्षेत्र में बनेगा। फिर आप लोग आएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे बांटा गया है 10 नॉर्थ में और साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे आपका निम्न वायुदाब बनेगा। 35 और 45 के बीच में आप लोग जाएंगे 23.5 से लेकर के, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब बनेगा। और पेटी कौन सी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। फिर ऊपर जाएंगे आप लोग 45 डिग्री नॉर्थ साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को निम्न वायुदाब मिलेगा, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। और सबसे आप लोग नॉर्थ में जाओगे ध्रुवीय पोलर एरिया में, तो वहाँ पे आप लोगों को हाई प्रेशर मिलेगा, उच्च वायुदाब पेटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी पेटी कहाँ पे, पछुआ पवनें कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ पे, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इनका आपको प्रभाव भी याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा, जो पछुआ पवनें बहती हैं। फिर आप लोगों का ध्रुवीय पवनें हो जाएंगी, यहाँ पे निम्न होगा, ठीक है। ध्रुवीय पवनों में कैसा हो जाएगा, आप लोगों का निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। सॉरी, ध्रुवीय पवनों में आप लोगों का उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा, यहाँ पे ये आता है, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको जान लें कि ये जो सभी अपन लोगों ने पेटी देखी, इनको लिखित में देख लेते हैं कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तापीय प्रक्रम के कारण ही होता है। तो इनका जो विस्तार है विषुवत रेखा से, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में इसका निर्माण पाया जाता है। निर्माण जो होता है, इसका निर्माण वायु के ऊष्मीय प्रसार के कारण होता है, जिसका कारण क्या होता है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है उसमें उच्च सौर विकिरण होता है, उच्च सतही तापमान होता है, गर्म होता है, हल्की वायु होती है, संवहनी धारा का यहाँ पर निर्माण होता है। और इसके कारण इस क्षेत्र में जो वायुमंडलीय स्थिति होती है वो शांत होती है, पवन रहित होती है। और पवन रहित जो वायुमंडलीय स्थिति होती है वो शांत रहने के कारण ये जो क्षेत्र है इसको आप लोग डोल ड्रम कहते हो, ठीक है। कई बार आप लोगों से डोल ड्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डोल ड्रम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी गतिज प्रक्रम के कारण होती है, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो इनका जो विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में 23.5 नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ के बीच में ये विस्तार पाया जाता है। इनका जो निर्माण होता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठने वाली वायु जब क्षोभ सीमा तक पहुंचती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोरियोलिस जो बल होता है वो प्रभावी हो जाता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो उनके प्रभाव से ध्रुवों की ओर में विक्षेपित होती हैं और ये वायु जो होती है वो ठंडी होती है। ठंडी होगी तो कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो वो भारी होती है और इसके कारण ये नीचे उतरने लगती है। और नीचे उतरती है तो इसमें रुद्धोष्म संकुचन होता है। रुद्धोष्म संकुचन अगर हो रहा है तो वायुदाब यहाँ पे क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है। वायुदाब यहाँ पे क्या होगा, उच्च होगा। और इसी अक्षांश को आप लोग अश्व अक्षांश कहते हो। उपध्रुवीय निम्न दाब वायुदाब पेटी देखा जाए, ये भी गतिज प्रक्रम के कारण होती है।
तो इसमें इसका जो विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में, आप लोग जाओगे 45 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को इसका विस्तार देखने को मिलता है। निर्माण इसका देखा जाए तो इसका जो निर्माण होता है वो पछुआ पवनें एवं ध्रुवीय पवनों के उस क्षेत्र में टकराने के कारण होता है। दोनों पवनें टकराती हैं और पवनों के टकराने से वायु ऊपर उठती है। रुद्धोष्म में प्रसार होगा। रुद्धोष्म में अगर प्रसार हो रहा है तो हल्की होंगी वायु, गर्म होती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो निम्न वायुदाब का बनेगा। उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये दोनों ध्रुवों पर पाई जाती हैं और इनका जो निर्माण होता है वो ऊष्मीय संकुचन के कारण हो रहा है। ठीक है, और ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो यहाँ पे वायुदाब आप लोगों को निम्न देखने को मिलता है और तापीय प्रक्रम के ये कारण मिलता है। ठीक है, विंड्स पवन देखी जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर में चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनों की दिशा का निर्धारण, जो पवन की दिशाएं होती हैं वो फेरेल के नियम के अनुसार और बायस बेल्ट नियम के द्वारा ये निर्धारित होती हैं। फेरेल का नियम क्या कहता है, तो इसके अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें हैं वो दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो बाईं ओर मुड़ जाएंगी, और ऐसा जो होता है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। ये फेरेल के द्वारा कहा गया था। जो भूमध्य रेखा पर यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि कोरियोलिस बल जो होता है उसका प्रभाव शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में जाओगे तो वहाँ पर ये अधिकतम होता है। यानी कि जो भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, लेकिन ध्रुवों पर ये अधिकतम विक्षेप होगा। बायस बेल्ट के द्वारा देखा जाए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर में वो पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर होगा और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। ये आपको बायस बेल्ट के द्वारा याद रखना है। पवन के प्रकार देखे जाएं तो पवनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रचलित पवन या फिर भूमंडलीय पवन हो जाएगा, मौसमी पवन या फिर सामयिक पवन हो जाएगा, स्थानीय पवन। 3 प्रकार की पवनें हैं। इन तीनों पवनों को अपन लोग देखें तो प्रचलित पवन में देखा जाए ये साल भर जो होती है निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनको प्रचलित या फिर स्थायी, सनातनी, भूमंडलीय पवन के रूप में जाना जाता है। ये भी 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ठीक है, व्यापारिक पवनों को देखा जाए जिनको आप लोग ट्रेड विंड बोलते हो, तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर में ये बहती हैं और ये दोनों गोलार्धों में निरंतर चलती ही रहती हैं। दिशा इनकी देखी जाए तो उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होती हैं। विषुवत रेखा के समीप में ये दोनों पवनें टकरा करके ऊपर उठती हैं और घनघोर संवहनीय वर्षा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा कौन सी पवन कर रही है, व्यापारिक पवन है। नेक्स्ट देखें पछुआ पवन, वेस्टर्लीज। तो ये जो पछुआ पवनें हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर में ये प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा आप लोगों से पूछी जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर में चलती हैं। पछुआ पवनों का सर्वाधिक विकास जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, 40 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और इन पवनों को अक्षांशों की स्थिति व गति के आधार पर कई नामों से जाना जाता है जो आप लोगों से पूछते हैं। अगर आप लोग 40 डिग्री साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे इनका एक नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गरजता चालीसा इसको बोला जाता है। 50 डिग्री साउथ में इसको प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है और 60 डिग्री साउथ में इसको चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि ये नाम सिर्फ इसके साउथ में है, नॉर्थ में इसके ऐसे कोई भी नाम नहीं है। ध्रुवीय पवनों को देखा जाए तो जो ध्रुवीय पवनें होती हैं ये उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर में बहती हैं। दिशा इनकी देखी जाए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर में ये प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर में प्रवाहित होती हैं। ये अत्यंत ठंडी और बर्फीली पवन होती हैं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुआ पवनें इन ध्रुवीय पवनों से टकराती हैं तो ध्रुवीय वाताग्रहों का निर्माण होता है और इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आगे देखें तो मौसमी पवनें। मौसमी पवनों को देखा जाए तो मौसमी पवनों की दिशा जो होती है दिन और रात एवं मौसम के अनुसार ये परिवर्तित होती रहती है। निम्न पवनों को इस श्रेणी में इन्हें रखा गया है: स्थल एवं समुद्री पवन, पर्वत एवं घाटी पवन और मानसूनी पवन। तो सबसे पहले अपन लोग स्थल एवं समुद्री पवन को देखेंगे, यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। दिन के समय में ये जो पवन होती हैं वो स्थल का तापमान समुद्री सतह से ज्यादा होता है, जिसके कारण
जो ये पवन होती हैं स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र और समुद्र पर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी कि जो पवन की दिशा होती है वो समुद्र से स्थल की तरफ में होती है। ठीक है, और इसके कारण जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें दिन के तापमान को ज़्यादा उठने नहीं देती हैं और समुद्र समीर का ये प्रयोग करके मछुआरे समुद्र से तट की तरफ में ये लौट जाते हैं। आगे बढ़ें। स्थलीय समीर देखा जाए तो रात के समय में जल की अपेक्षा स्थल जो होता है वो तेजी से ठंडा होता है और जिसके कारण स्थल पर क्या होता है उच्च वायुदाब होता है और समुद्र में निम्न वायुदाब होगा। क्यों? क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो पवन की दिशा जो होती है स्थल से समुद्र की तरफ में होगी। अब कहाँ से हो रही है ये? स्थल से समुद्र की तरफ में। तो ये आपका स्थलीय समर होगा और इधर आपका समुद्री समीर होगा जो कि कहाँ से हो रहा है? समुद्र से स्थल की तरफ में ये हवा चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे बनती है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन पवन का जो प्रयोग करके जो मछुआरे होते हैं रात में तट से समुद्र की तरफ में चले जाते हैं। नेक्स्ट देखें, पर्वत एवं घाटी समीर। तो घाटी समीर जो दिन के समय में पर्वत होते हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है और विकिरण प्राप्त करने के कारण घाटी से अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो पर्वत होता है उस पर निम्न वायुदाब होता है और घाटी में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। अतः जो पवन का प्रसार है वो घाटी से पर्वत की तरफ में होता है और इस कारण इसको घाटी समीर कहते हैं। पर्वत समीर अगर देखा जाए तो रात में पर्वत से पार्थिव विकिरण का पलायन होता है तेजी से। तो यानी कि पर्वत घाटी की अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसके कारण जो पवन का प्रवाह होता है वो पर्वत से घाटी की तरफ में होता है। ठीक है, घाटी समीर ये आपका घाटी से ऊपर जा रहा है पर्वतों की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। और पर्वत समीर में पर्वत पे हाई प्रेशर हो रहा है, घाटी में लो प्रेशर बनता है, तो पर्वत से ये घाटी की तरफ में ये हवाएं आ रही हैं, इनको आप लोग क्या बोल देते हो? पर्वत समीर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या रखना है, घाटी समीर यानी घाटी से पर्वत की ओर में, पर्वत समीर यानी कि पर्वत से घाटी की ओर में। आगे बढ़े। एक और यहाँ पर देखा जाए मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें इनका जो प्रवाह होता है भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। ठीक है, जो अभी का अपना टाइम चल रहा है। गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का प्रवाह होता है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का प्रवाह होता है। ठीक है, नोट यहाँ पे करके दिया गया ब्यूफोर्ट स्केल। इस स्केल का जो उपयोग होता है वो वायु की गति या फिर वेग के मापन या आलेखन में यूज किया जाता है। इस स्केल का आविष्कार 1805 में किया गया था सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थानीय पवनों को देखें। तो कुछ पवनें हैं जिनका आप लोगों से पूछा जाता है कि ये पवनें कैसी हैं और कहाँ पे बहती हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे चिनूक को, जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलती है, गर्म है और शुष्क पवन है। फोन देखा जाए आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलती है, ये भी गर्म पवन है और शुष्क है। स्विट्जरलैंड में इससे क्या होता है, सुहाना मौसम होता है, अंगूर की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी होती है। सिरोको सहारा रेगिस्तान में उत्तरी दिशा में स्पेन इटली तक गर्म और शुष्क पवन होती है, धूल भरी आंधी ये करती है। अन्य नाम इसके खमसिन होता है मिस्र में, गिबली होती है लीबिया में, चिली इसको ट्यूनीशिया में कहा जाता है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म और धूल भरी शुष्क पवन है। सिमूम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली ये भी गर्म और शुष्क हवा है। हबूब उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। हरमट्टन सहारा से गिनी की तट में चलती है, अफ्रीका के पश्चिम दिशा की तरफ में, और गर्म और शुष्क पवन है ये। बिक्रफील्डर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवा है। आगे देखा जाए नॉर्वेस्टर ये उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली ये भी गर्म और शुष्क हवा हो जाएगी। सेंटा आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज के मैदानों में चलती है। और मिस्टल रोन नदी की घाटी में बहती है, स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती है, ठंडी है और ध्रुवीय हवा है ये। भोरा ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है, इटली व यूगोस्लाविया को ये प्रभावित करती है, ये शुष्क और ठंडी हवा है। ब्लिजार्ड साइबेरिया कनाडा यूएसए को प्रभावित करती है और बर्फ के कणों के युक्त ये ध्रुवीय हवा है, यानी कि जब ये चलती है तो बर्फ के कण उड़ते हैं। पेम्पेरो अर्जेंटीना चिली उरुग्वे में बहने वाली ये भी ठंडी हवा है। और ज्यूरन ये जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है, इससे इटली की तरफ में चलती है, ठंडी पवन है।
आगे देखें तो जेट स्ट्रीम्स। जेट जो धारा होती है उच्च तलीय, संकीर्ण और क्षैतिज अक्ष के सहारे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली भूव्यवर्ती जियोस्ट्रॉपिक विंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो ये याद रखना है कि क्षैतिज अक्ष पर चलती है। कई बार लंबवत दिया जाता है तो लंबवत आप लोगों का गलत हो जाएगा। और ये क्षोभ सीमा के निकट में प्रवाहित होती हैं। सामान्यतः इनकी गति जो होती है 150 से लेकर के 200 किलोमीटर तक रहती है, परंतु कोर पर इनकी जो गति होती है वो सर्वाधिक 325 किलोमीटर तक मिलती है। और मध्य अक्षांशों में जाओगे तो वहाँ पे 30 से 35 अक्षांशों के बीच में इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। जो जेट धाराएं होती है सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे स्थलीय भाग अधिक है, तापमान में अंतर अधिक होता है और इससे क्या होता है यहाँ पे दाब प्रवणता अधिक होती है, जिसके कारण ये पवनें जो है वो ज़्यादातर आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर सक्रिय होती हैं और अन्य अक्षांशों में बहुत ही कम इसका प्रभाव होता है। जेट हवाओं का प्रवाह जो होता है पथ सीधा ना होकर के सर्पिलाकार होता है, और यानी कि विसर्पाकार, जैसे मियंडर्स बनते हैं ना, इस तरीके से होता है। और ये परध्रुवीय जो सर्कमपोलर वायुधाराएं होती हैं। जेट वायुधाराओं को रोसवी लहरों के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आप लोगों से पूछा गया है। उत्पत्ति का कारण क्या है इसका? तो यहाँ पे जाना है उत्पत्ति का कारण। जो जेट धाराएं होती हैं या फिर पछुआ या फिर अर्ध पछुआ हवाएं होती हैं, क्वासी वेस्टर्ली जिनको कहा जाता है, जो कि ऊपरी वायुमंडल में उष्ण एवं ठंडी वायु राशियों के बीच में वातावरणीय क्षेत्रों में दाब की क्षैतिज प्रवणता में अंतर तथा कोणीय संवेग संरक्षण के कारण ये अस्तित्व में आती हैं। वायु दाब प्रवणता और संवेग संरक्षण के कारण ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं। और जेट धाराओं के प्रकार अगर लोग देखें तो प्रकारों में ध्रुवीय रात्रि जेट हो जाएंगे, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट हो जाएंगे, उपोष्ण पछुआ जेट हो जाएंगे और उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट हो जाएंगे। अब इन जेटों को अपन लोग देखें, ध्रुवीय रात्रि जेट जो कि आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांशों में ध्रुवों के बीच में मिलती हैं। ध्रुवीय वाताग्रीय जेट, इनका जो संबंध होता है ध्रुवीय वाताग्रोह से होता है। ये आपको 30 से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में क्षोभ सीमा पर मिलते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 150 से लेकर के 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और इनको रोसवी तरंगें कहती है। उपोष्ण पछुआ जेट ये 20 से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में मिलती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है 340 से लेकर के 385 किलोमीटर पर आवर तक इनकी गति होती है। और इनकी जो मुख्य उत्पत्ति का कारण है वो है विषुवत-रेखीय क्षेत्र में तापीय संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु का क्षोभ सीमा पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह होता है। यहाँ पे नोट करके चलना है कि जो भारत होता है उसमें शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? जेट स्ट्रीम होती है। उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम देखें तो ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये पवन की दिशा उत्तर पूर्व में होती है, और ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में प्रवाहित होती हैं, और ग्रीष्म काल में ये उत्पन्न होती हैं। भारतीय मानसून की दशा में इनकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार के क्षेत्र में होती है। यहाँ पे आप लोगों को नोट करना है कि जो भारतीय मानसून है इनकी उत्पत्ति के लिए ये जेट पवनें जिम्मेदार होती हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट टाइप में तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो जेट पवनों का महत्व क्या है? ताप, आर्द्रता और संवेग के स्थानांतरण में जेट धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जब इन धाराओं का ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होता है तो ये धरातल पर प्रतिचक्रवाती दशाओं का निर्माण करती हैं, और जब ऊपरी वायुमंडल में अपसरण होता है तो ये चक्रवाती दशाएं अवदाबों की उत्पत्ति करती हैं। प्रतिचक्रवात कब कर रही हैं और चक्रवात कब कर रही हैं ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जब अभिसरण हो रहा है तब क्या बनता है? प्रतिचक्रवात बनता है, और जब अपसरण होगा तब चक्रवात बनेगा। जेट धाराओं के अपसरण यानी कि ऊपर उठती वायु और अभिसरण नीचे उतरती वायु के कारण क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में हवा का मिश्रण होता है, और इससे जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, और क्षोभ मंडल में प्रदूषण का स्तर जो होता है वो नियंत्रित रहता है। आगे देखा चक्रवात, साइक्लोन, इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये जो चक्रवात होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी केंद्र में निम्न वायुदाब होगा और केंद्र में जो वायुदाब सबसे कम होता है। चक्रवात में पवन परिधि से केंद्र की ओर में चलती है। ठीक है, कहाँ पर चलेगी? परिधि से केंद्र की ओर में चलेगी। इनकी दिशा अगर उत्तरी गोलार्ध में देखी जाए तो घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में देखी जाए तो घड़ी की सुइयों के सामने होती है, यानी कि जैसे क्लॉकवाइज होती है, उन्हीं की घड़ी की सुइयों के समान होती है। इनका जो आगमन होता है, आगमन पर आकाश में सबसे पहले पक्षामेव दिखाई देते हैं,
और वायुमंडल तेजी से गिरता है, जो वायुदाब होता है वो तेजी से गिरेगा। चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभाव मंडल दिखाई देने लगता है और वायु की दिशा होती है वो पूरब से दक्षिण पूरब होने लग जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आपको कंप्लीट दिख जाएगा। अब यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में देखें तो इनकी उत्पत्ति जो होती है वो शीतकाल में होती है, दो विपरीत वातावरणों के मिलने से। क्षेत्र इनके शीतोष्ण कटिबंधीय भाग होता है, आकार इनका वृत्ताकार होता है, समयावधि कुछ महीनों तक इनका बना रहना होता है, उत्पत्ति समय शीत ऋतु में होता है, ऊर्जा वायु राशि के घनत्व में अंतर पर यह निर्भर होता है। आंख यानी कि जो इनका चक्षु होता है वो कम दाब होता है, वर्षा नहीं होती है और आकाश यहाँ पर साफ रहता है। तापमान अगर देखा जाए तो वातावरण के अलग अलग खंडों में अलग अलग तापमान होता है। दिशा जो होती है पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व इनकी दिशा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति जो होती है महाद्वीपीय और महासागर के मिलन क्षेत्र में ग्रीष्म काल में तापीय कारणों से होती है। क्षेत्र इनके देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों को छोड़कर के आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिल जाएंगे। आकार इनका वृत्ताकार ही होता है, समयावधि कुछ दिनों तक ये जीवन रहता है इनका। उत्पत्ति इनकी ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऊर्जा संघनन की इसमें गुप्त ऊर्जा का महत्व होता है। आंख इनका देखा जाए यानी कि जो चक्षु होता है वहां पे वायु प्रवाह शांत होता है और कहीं यहाँ पे वर्षा होती है। तापमान अगर देखा जाए तो केंद्र में समान तापमान होता है, समदाब रेखाओं की संख्या कम होती है। दिशा अगर देखा जाए तो व्यापारिक पवनों के कारण पूरब से पश्चिम होती है और ये पश्चिम से पूरब होते हैं। इसमें वाताग्र अनुपस्थित रहते हैं लेकिन इसमें वाताग्र बनते हैं। और अन्य नाम यहाँ के हरिकेन यूएसए में कहा जाता है, टाइफून चीन में कहा जाता है, टोर्नेडो यूएसए में कहा जाता है और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ये नाम आप लोग को याद रखने हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। प्रति चक्रवात देखे जाए तो ये चक्रवात जो होते हैं पूर्णतः विपरीत होते हैं। ठीक है, एक मिनट इनको थोड़ा सा बड़ा कर लें। चलिए, तो ये जो प्रति चक्रवात अगर देखा है ये चक्रवात पूर्णतः विपरीत होते हैं चक्रवातों से। केंद्र में यहाँ पे उच्च वायुदाब देखने को मिलेगा, परिधि पर निम्न वायुदाब। हवाएं केंद्र से परिधि की ओर में चलती हैं और भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है उनमें प्रति चक्रवातों का सर्वथा अभाव पाया जाता है, किंतु उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। प्रति चक्रवातों में वातावरणों का निर्माण नहीं होता है और प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, सुहावना होता है और प्रति चक्रवात काफी विस्तृत होते हैं। इनका व्यास चक्रवातों से अधिक होता है। इनके मार्ग एवं दिशा भी अनिश्चित होती है। प्रति चक्रवातों के आने पर वर्षा की संभावना समाप्त हो जाती है और प्रति चक्रवात स्थिति में आसमान बादल यहाँ पे रहता है। ठीक है, आसमान जो होता है वो एकदम आसमानी आप लोग बोल दीजिए। ठीक है, आसमानी बादल होते हैं। बादल देखे जाए क्लाउड्स तो वायु भार में परिवर्तन के कारण जब वायु लंबवत ऊपर उठे और वहां फैल करके ठंडी हो जाए तब धरातल में अधिक ऊंचाई पर कोहरा और छाने जैसी स्थिति दिखाई देती है, तो आपको वो बादल दिखते हैं। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्ण प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान में उष्णांक बिंदु के नीचे गिरने से बनते हैं और बादलों का जो निर्माण होता है वो धूलकण महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, यानी कि बादलों में ज्यादातर आप लोगों को धूलिकण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बादलों का वर्गीकरण दिया गया है, ऊंचे मेघ, मध्य मेघ और निचले मेघ। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी विशेषता आप लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऊंचे मेघ को पढ़ेंगे जो कि 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिनमें पक्षाव मेघ को पढ़ते हो आप लोग, पक्षाव स्तरी को पढ़ते हो और पक्षाव कपासी को। तो पच्छाव मेघ जो होते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रंग के छितराए मेघ होते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है ना। चलो, तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, सफेद रंग के छितराए मेघ होते हैं और हिमकणों के बने होते हैं। वर्षा नहीं करते हैं, चक्रवात आने पर सबसे पहले दिखाई देते हैं, चक्रवात का सूचक होते हैं। सेकंड, पक्षाव स्तरीय मेघ सिर्रोस्ट्रेटस, ये बड़े क्षेत्र पर होते हैं, सफेद रंग के मेघ होते हैं और इनके कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रवाह मंडल का निर्माण होता है। वर्षा नहीं करते हैं, चक्रवात आगमन पर जो पच्छाव मेघ के बाद में दिखाई देते हैं, निकट भविष्य में चक्रवात आगमन की सूचना ये दे देते हैं। आगे आएगा आपका पक्षाव कपासी सिर्योक्यूमुलस,
तो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई देते हैं, समूह में लहरदार रूप से दिखते हैं और ये भी वर्षा नहीं करते हैं। आगे देखें मध्य स्तरीय मेघ, और मध्य मेघ में ये आपके 2000 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो मध्य स्तरीय मेघ में ऑल्टो स्टेटस जो भूरे रंग के या फिर नीले रंग के चादर की भांति ये दिखाई देते हैं और विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार ये वर्षा होती है। यहाँ पे उच्च कपासी ऑल्टो क्यूमुलस में देखा जाए तो सफेद रंग के भूरे रंग के गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसमान में महीन चादर की तरह ये बिखरे होते हैं। निचले मेघ अगर देखा जाए, निचले मेघ में आप लोग पढ़ोगे स्तरीय मेघ स्ट्रेटस क्लाउड में देखें तो धरातल के निकट होते हैं, कोहरे के सामान्य परतदार होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का निर्माण करते हैं। स्तरीय कपासी हल्के भूरे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, गोलाकार धब्बे के रूप में सर्दी में आसमान में छाए रहते हैं, साफ मौसम के संकेतक होते हैं। क्यूमुलो क्लाउड देखें, क्यूमुलस में जो कपासी मेघ होते हैं गुंबदाकार होते हैं, गोभी की आकृति के रूप में दिखाई देते हैं, साफ मौसम के संकेतक होते हैं। कपासी वर्षा क्यूमुलोनिम्बस गहरे काले रंग के होते हैं, सघन बादल यहाँ पे दिखाई देते हैं, भारी वर्षा होती है, ओलावृष्टि इसी में देखने को मिलती है, तड़ित झंझा यहाँ पे देखने को मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा जो होती है वो इन्हीं मेघों से होती है। शीत वातावरण में वर्षा स्तरीय देखा जाए निम्बो स्टेटस कम ऊंचाई पर घने काले बादल होते हैं, विस्तृत होते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वातावरण के सहारे इन्हीं मेघों के द्वारा वर्षा होती है। ये सभी मेघ आप लोगों को याद रखने हैं एज इट इज, थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें वर्षा रेनफॉल। जब जलवाष्प युक्त जो वायु है वो ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने के कारण उसका संघनन या कंडेंसेशन होने लगता है और इस तरह बादलों का निर्माण होता है। और कुछ समय के बादल जो हैं वो जलवाष्प की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है तो ये बर्सन कर देते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन के रूप में जमीन पर बूंदें गिरने लगती हैं। जो बर्सन होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्षा है, हिमपात है, ओलावृष्टि है, बूंदाबांदी और सहिम वृष्टि। क्या होते हैं वर्षा के प्रकार, इन सभी को अपन लोग देखेंगे, वर्षण के भी। तो वर्षा जो होती है वो जलवाष्प युक्त वायु ऊपर उठ करके संघनित होती है, संघनित होने के कारण बादलों का निर्माण होता है और बादल में जलकण की मात्रा अधिक हो जाने के कारण वह जल के रूप वर्षा के रूप में जमीन पर ये गिर जाते हैं। वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा या फिर वातावरीय वर्षा। संवहनीय वर्षा को देखा जाए तो इनकी जो उत्पत्ति होती है गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। पृथ्वी को जो सतह जब गर्म हो जाती है तो अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है, क्योंकि जो गर्म कोई भी चीज़ होगी तो गर्म होकर के वो हल्की होती है, हल्की होने के बाद में वो ऊपर उठती है और इससे संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर के संघनित होती हैं, संघनित होने के बाद में ये वर्षा करते हैं। इस प्रकार की वर्षा के लिए वायु में आर्द्रता होना आवश्यक होता है और इस प्रकार की जो वर्षा होती है वर्षा के लिए अवरोधक का आवश्यकता नहीं होती है। विषुवत रेखीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे इसी प्रकार की वर्षा होती है। उसका कारण क्या है कि तापमान वहाँ पे अधिक होती है और जब तापमान अधिक होगा तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है और यह वर्षा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन और लगभग यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होती है और जो विषुवत रेखीय प्रदेशों में 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में डेली वर्षा होती है। आगे देखिए पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प से जो लदी हुई वायु होती है पर्वत या फिर ढलान के साथ में ऊपर चढ़ती है तो वह रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण ठंडी होने लगती है और ऊपर चढ़ने के कारण वायु संतृप्त होती है, संघनित होती है, बादल के रूप ले लेती है और बादल का रूप लेने के बाद में संघनन के बाद में वर्षा करती है और ये पर्वतीय वर्षा होती है। संसार की जो अधिकतम वर्षा होती है वो इसी रूप में होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। 2 तरीके से इनको भी पढ़ा जाता है, पवन विमुख और पवन विमुख। पवनाभिमुख में अगर लोग देखें तो पर्वत का जो ढाल होता है वो आने वाली पवनों के सामने होता है, तो इनको आप लोग पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये पर्वत है आप लोगों का, यहाँ से जो हवा चढ़ रही है ऊपर की तरफ में, तो ये आपका पवनाभिमुख ढाल होगा। ठीक है, ये पवनाभिमुख ढाल होगा, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है।
पवना जो आपका पवन विमुख ढाल या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र देखें तो ये जो क्षेत्र होता है ये पर्वत का दूसरा ढलान होता है जहाँ से वायु नीचे उतर रही है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। जब यहाँ से वायु नीचे उतरेगी तो वायु शुष्क होने लगती है, शुष्क होगी तो वर्षा यहाँ पे कम होगी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण वर्षा वो यहाँ पे करा दी है, छुटपुट वर्षा यहाँ पे करा देगी। जो महाबलेश्वर है ये विंडवर्ड स्लोप में आता है, यानी कि पवना विमुख में आता है, इसके कारण यहाँ पे वर्षा अधिक मिलती है। लेकिन जो पुणे क्षेत्र है आप लोगों का वो लीवर्ड स्लोप पे आता है, लीवर्ड स्लोप पे होने के कारण यहाँ पे वर्षा जो है वो कम प्राप्त होती है। आगे देखिए चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को आप लोग चक्रवाती वर्षा बोल देते हो। प्रक्रिया विशेष करके शीतोष्ण चक्रवात क्षेत्रों में गर्म एवं शीतल वायु राशि के टकराने से तूफानी दशाएं उत्पन्न करती हैं और गर्म वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ती है। क्यों? क्योंकि ठंडी चीज़ हल्की होती है, गर्म चीज़ भारी होती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ऊपर चढ़ने पर जो वायु राशि होती है वो संघनित होती है, संघनित होने के कारण वर्षा करती है। और ये जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में होती है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे शीत ऋतु में इसी प्रकार की वर्षा आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये आपकी ठंडी वायु राशि है, ये आपकी गर्म वायु राशि है, हल्की है, ऊपर जा रही है, मेघ बन रहे हैं तो ये वर्षा कर रही है। ठीक है, वाताग्र कौन से बन रहे हैं? उष्ण वाताग्र बन रहे हैं। आगे देखें कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन अपन लोग देखें तो विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके बादलों का निर्माण किया जाता है। मेघों का बीजारोपण करके वर्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस होती है, सिल्वर आयोडाइड होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड होते हैं, इनका प्रयोग करके कृत्रिम मेघ बीजन किया जाता है। तो इनके आप लोग याद रखिएगा क्या क्या इसमें पाया जाता है जिसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। आगे अपन लोग जानेंगे निम्न जलवायु प्रदेशों को। विषुवतरेखीय उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं इस क्षेत्र में। ये आपके अमेजन के बेसिन, कांगो बेसिन, मलेशिया, ईस्ट इंडीज हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, कंबोडिया। 10 डिग्री नॉर्थ से जाएंगे आप लोग 10 डिग्री साउथ के बीच में तो वहाँ पे सभी क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वायुदाब यहाँ पे देखा जाए तो निम्न वायुदाब होता है, कारण क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ताप होता है। पवन प्रवाह देखा जाए तो यहाँ पे डोलरम यानी कि पवनों का प्रवाह यहाँ पे शांत रहता है। तापमान यहाँ पे न्यूनतम होता है करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को तापमान देखने को मिल जाएगा। अधिकतम यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल जाएगा। वार्षिक तापांतर यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दैनिक तापांतर 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो देखा जाए तो वर्षा यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्रता यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार आर्द्र वन पाए जाते हैं। वनस्पति आप लोगों को महोगनी, आबनूस, रोजवुड, मैंग्रोव, डेल्टाई भाग और अधिपादप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे देखे जाए सवाना प्रदेश और सूडान तुल्य जलवायु। ये जो क्षेत्र होते हैं उसमें आपके सूडान आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला, आंतरिक पूर्वी ब्राजील हो जाएगा, पराग्वे, श्रीलंका और अफ्रीका में आपका सहारा की दक्षिण सीमा से लगे क्षेत्र हो जाएंगे, पूर्वी अफ्रीका इसमें शामिल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर क्षेत्र हो जाएगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, मध्य क्षेत्र हो जाएगा। वायुदाब यहाँ पर निम्न रहता है। ठीक है, और उच्च वायुदाब की पेटी के मध्य में होता है। ये निम्न और उच्च के बीच का क्षेत्र होता है। पवन प्रवाह यहाँ पे व्यापारिक या फिर सन्मार्गी पवनें बहती हैं। तापमान अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। मासिक तापमान यहाँ पे 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। वार्षिक तापमान यहाँ पे आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिल जाता है। आर्द्रता 60 से लेकर के 75% तक होती है। वर्षा यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। वन यहाँ पे पाए जाते हैं आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, शिकार भूमि इसको बोला जाता है। वनस्पति यहाँ पर सवाना घास है, हाथी घास, ये सभी मिल जाएंगे। आगे देखें मानसूनी तुल्य जलवायु जो कि भारत तुल्य में होती है। तो क्षेत्र इसमें भारत हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश, इंडो चाइना हो जाएगा, दक्षिण चाइना हो जाएगा, पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। वायुदाब यहाँ पे निम्न वायुदाब यानी ऋतु के साथ में वायुदाब में परिवर्तन होता रहता है। प्रवाह इनका देखा जाए तो मानसूनी पवनें होती हैं। तापमान गर्मियों में यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ स्थानों पर 40 तक पहुंच जाता है। वार्षिक तापमान तो यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
आर्द्रता यहाँ पे शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्षा यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 40 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महासागरीय और मानसूनी पवनों के द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा वर्षा देखने को मिलती है। वन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी वन मिलते हैं। साल, सागवान, शीशम, बांस, बेंत, बेर, बबूल, ये सभी यहाँ पे आप लोगों को वनस्पति देखने को मिल जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय सहारा जलवायु देखी जाए तो इसमें क्षेत्र आप लोग याद रखोगे दक्षिण पश्चिम यूएसए हो जाएगा, उत्तरी मैक्सिको हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम दक्षिण एशिया हो जाएगा, अरब, पाकिस्तान, भारत का पश्चिमी भाग हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, अटाकामा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। वायुदाब यहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है। पवन का प्रवाह देखा जाए तो व्यापारिक पवनें यहाँ पे भी बहती हैं, सनमार्गी पवनें बहती हैं। तापमान यहाँ पे सर्दियों में औसत तापमान जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। वार्षिक तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। आर्द्रता यहाँ पे बहुत कम होती है। वर्षा औसत जो वर्षा होती है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होती है। वन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं और वनस्पति यहाँ पे मैस्की जो कि दक्षिण पश्चिम यूएसए में देखने को मिलती है। क्रियासोट, झाड़ी, नागफनी, खजूर, बबूल, खेजड़ी, मेमिलोरिया, यूकासिरस अगेन, ये सभी यहाँ पे वनस्पति पाई जाती हैं। आगे देखें उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु। तो इसमें क्षेत्र आपके उष्णकटिबंधीय महासागर हो जाएंगे। उनके पश्चिमी क्षेत्र मध्य अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ब्राजील हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, कैरिबियाई भाग और फिलीपींस, क्यूबा हो जाएगा। वायुदाब यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी बनती है। पवन प्रवाह व्यापारिक सनमार्गी पवनें बहती हैं। तापमान यहाँ पे अधिकतम तापमान होता है कम होता है और वार्षिक तापांतर भी कम होता है। आर्द्रता यहाँ पे 70 से लेकर के 80% पाई जाती है और वर्षा यहाँ पे 58 सेंटीमीटर के करीब में आपको औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। चीन तुल्य जलवायु देखें। चीन तुल्य जलवायु में जो क्षेत्र होंगे मध्यवर्ती चीन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण ब्राजील हो जाएगा, अर्जेंटीना का पूर्वी भाग हो जाएगा, दक्षिण पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। वायुदाब यहाँ पे उच्च मिलेगा, ठीक है। और पवन का प्रवाह जो होगा वायु की शांत दशा होगी, अश्व अक्षांश यहाँ पे बनते हैं। तापमान अगर देखा जाए यहाँ पे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान पाया जाता है और वार्षिक तापांतर 12 से 18 के बीच में होता है। आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, शीत ऋतु आर्द्र रहती है। वर्षा औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से शीत ऋतु में वर्षा होती है। सनमार्गी जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ग्रीष्म ऋतु में या फिर एक मिनट वन यहाँ पे आप लोगों को उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन देखने को मिलते हैं। वनस्पति यहाँ पे ओक, लॉरेल, मैग्नीलिया, बीच, मैपल, चेस्टनट और वॉलनट एस, ये सभी आप लोगों को यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती हैं। आगे देखें भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये जो क्षेत्र होते हैं भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग होते हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मिस्र, अरब और ये आपके गणराज्य हो जाएंगे। कैलिफोर्निया मध्यचली हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वायुदाब अगर यहाँ पे देखा जाए तो निम्न वायुदाब पेटी बनती है और उच्च वायुदाब पेटी के मध्य में ये क्षेत्र स्थित होता है। पवनों का प्रवाह यहाँ पे पछुआ पवनें बहती हैं और जो तापमान होता है वो औसत तापमान आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु में 20 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलता है और शीत ऋतु में आपको 5 से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान देखने को मिलता है। वार्षिक तापांतर अगर देखा जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड दैनिक तापांतर यहाँ पर देखने को मिलता है और जो दैनिक तापांतर होता है वो अधिक होता है। आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है, शीत ऋतु आर्द्र होती है। वर्षा यहाँ पर देखी जाए तो जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 40 से लेकर के 80 सेंटीमीटर होती है। वन यहाँ पे भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। वृक्ष यहाँ पे कार्क है, ओक है, जैतून है, चेस्टनट है, पाइन है, चैपरल हो जाएगा, झाड़ी है, रसदार फल जो खट्टे फल होते हैं वो सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अगर इनको देखा जाए तो ये आपको यूरोप, मध्य एशिया, उत्तर पूर्व भाग और उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। वायुदाब यहाँ पर निम्न होता है। पवनों का प्रभाव पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें बहती हैं।
तापमान यहाँ पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में रहता है। शीत ऋतु में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। अपवाद यहाँ पे दिया गया कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें समुद्री प्रवाह के कारण जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आर्द्रता यहाँ पर गर्मियों में अधिक, सर्दियों में कम होती है। वर्षा देखी है तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर से 70 के बीच में होती है। घास के मैदान के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। स्टेपी यूरेशिया में कहा जाता है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है, पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है, डाउन्स इनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ये वहाँ के घास के मैदान है जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आगे देखें तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इनमें क्षेत्र जो आपके ब्रिटिश कोलंबिया हो जाएगा, उत्तर पश्चिम यूरोप हो जाएगा, तटीय दक्षिण चिली हो जाएगा, तस्मानिया न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप हो जाएंगे। वायुदाब यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी होगी। पवन प्रवाह देखा जाए तो पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें यहाँ पे बहती हैं। तापमान शीत ऋतु में औसत तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वार्षिक तापांतर यहाँ पे 8 से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और आर्द्रता शीत ऋतु में अधिक होती है। वर्षा औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। वन यहाँ पे उपध्रुवीय वन पाए जाते हैं। वनस्पति चीड़ की, देवदार, ओक और पाइन, ये सभी यहाँ पे वनस्पति पाई जाती हैं। साइबेरिया तुल्य जलवायु में देखा जाए तो ये जो क्षेत्र होते हैं इसमें आपका कनाडा का उत्तरी भाग आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी भाग हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा, साइबेरियाई भाग हो जाएगा। वायुदाब यहाँ पे निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब पेटी के मध्य का ये क्षेत्र होता है। पवन प्रवाह पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तापमान यहाँ पे वार्षिक तापांतर माइनस वो आपका 55 डिग्री तक चला जाता है। और विश्व का न्यूनतम तापमान जो है बरखोयांस्क -58 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आर्द्रता यहाँ पे अति न्यून होती है। वर्षा जो होती है यहाँ पे 38 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। टैगा वन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। शंकुधारी वन, कोणधारी वन मिलते हैं। वनस्पति यहाँ पे लार्स मिल जाएगी, स्प्रूस है, मास है, लाइकेन, चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, ये सभी यहाँ पे आपको वनस्पतियाँ देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़े तो ध्रुवीय जलवायु या फिर टुंड्रा जलवायु, जिसमें क्षेत्र आप लोग देखेंगे उत्तरी कनाडा, उत्तरी एशिया, साइबेरिया से ध्रुवों तक की जाती है। वायुदाब यहाँ पे उच्च होगा। पवन प्रवाह ध्रुवीय पवनें बहेंगी। तापमान वार्षिक तापमान यहाँ पर 40 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आर्द्रता निम्न होती है। वर्षा जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। वन यहाँ पे टुंड्रा वन देखने को मिलते हैं। वनस्पति यहाँ पे केवल ग्रीष्म ऋतु में 2 से 3 माह तक की वनस्पति का विकास होता है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा बर्फ जमी रहती है। कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो विश्व है उसमें कृषि के विशेष प्रकारों में देखे हैं तो जैसे विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहा जाता है, पिसिकल्चर या फिर एक्वाकल्चर व्यापारिक मछलियों का पालन होता है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन क्रिया होती है, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ऑलिविकल्चर जैतून की खेती होती है, आर्बरिकल्चर ये आपके विशेष प्रकार के वृक्ष व झाड़ियों की खेती होती है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती हो जाएगी और सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। आगे देखें ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती होती है, मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, बर्मीकल्चर केंचुओं का पालन होता है, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती होती है और एरिपोनिक ये आपके पौधों को हवा में उगाना होता है, ये आपका एरिपोनिक हो जाएगा। ठीक है। वनस्पतियों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। हाइड्रोफाइट्स जो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति होती है उनको आप लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हो। हाइग्रोफाइट्स ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। जेरोफाइट्स ये मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति होती है। मेसोफाइट्स शीतोष्ण कटिबंधीय तैगा जो वनस्पति होती है वहाँ पे उगने वाली जो वनस्पति होती है उसको आप लोग मेसोफाइट बोलते हो। क्रायोफाइट्स जो शीत कटिबंधीय तुंड्रा वनस्पति होती है उनको आप लोग क्रायोफाइट्स बोलते हो। हेलोफाइट्स ये नमकीन मिट्टी की वनस्पति होती है। लिथोफाइट ये कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती है। पायरोफाइट्स ये अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति होती है। ठीक है। आगे बढ़े, आगे अपन लोग देखेंगे कृषि के प्रकार।
स्थानांतरित कृषि क्या होती है? इस कृषि में जो पहले वन होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है, उसको साफ कर लिया जाता है, कुछ वर्ष तक यहाँ पर खेती की जाती है और भूमि का उत्पादकता जब तक समाप्त होती है और या फिर कम होती है तो उसको छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इस प्रकार की खेती की जाती है। गहन कृषि जो अधिकाधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि पर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक दिए जाते हैं, उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का, सिंचाई का और फसल परिवर्तन का अधिक अधिक उपयोग किया जाता है, तो वो आपकी गहन कृषि हो जाएगी। मिश्रित कृषि, इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें कृषि कार्यों के साथ में पशुपालन जब किया जाए तो वो आपकी मिश्रित हो जाएगी। बागवानी या फिर रोपण कृषि, ये जो कृषि होती है पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में देखा जाए तो ये जो कृषि होती है इसमें दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। ट्रक फार्मिंग में ये व्यापार स्तर पर की जाने वाली कृषि होती है और इसमें सब्जियों और फलों की कृषि की जाती है। परिवहन के लिए यहाँ पर ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। रिले कृषि, इसमें खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है, जो बड़ी बड़ी फसल होगी उसके नीचे छोटी फसल को बो देते हैं, तो वो आपकी रिले हो जाएगी। चक्रीय कृषि, इसमें जो फसल चक्र होता है वो चक्र में बोई जाती है, यानी कि जो खेतों की उर्वरता बनी रहे और मुख्य रूप से ये फलीदार पौधों का इसमें उगाया जाता है, एक चक्र बनाया जाता है। अब यहाँ पे विश्व की कुछ फसलों को देखेंगे, जैसे कि चावल है। चावल जो है एशिया की प्रमुख धान्य फसल है और यह मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाती है। विश्व का लगभग 90% जो चावल है वो दक्षिण पूर्व एशिया में पैदा किया जाता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम ये चावल उत्पादक देश हो जाएंगे। आवश्यक भौगोलिक दशाएं को क्या क्या चाहिए होती है? तापमान यहाँ पे 20 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी यहाँ पे चिकनी होनी चाहिए, गहरी होनी, चिकनी होनी चाहिए और चिकनी दोमट होनी चाहिए। आगे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चावल निर्यातक देश में भारत हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया, वियतनाम हो जाएगा। और चावल आयातक देश श्रीलंका हो जाएगा, चीन, जापान, बांग्लादेश, यूएसए, फ्रांस, क्यूबा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपकी गेहूं आती है और इसका जो जन्मभूमि है वो फिलिस्तीन को माना जाता है। विश्व की दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल इसको माना जाता है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं इसकी देखी जाए तो बसंतकालीन तापमान इसको 20 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और शीतकाल में 10 से लेकर के 15 तक। वर्षा यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी इसकी दोमट होनी चाहिए, भारी दोमट होनी चाहिए, हल्की चिकनी और काली होनी चाहिए। गेहूं निर्यातक देशों में यूएसए होगा, कनाडा होगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। और गेहूं आयातक देश में ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, जापान, चीन, ब्राजील हो जाएगा। आगे देखें मक्का, तो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो मैक्सिको को माना जाता है और ये एक उभयलिंगी पौधा होता है। आवश्यक भौगोलिक दशा इनमें, तापमान इनको 20 से 30 डिग्री चाहिए और वर्षा इनको 60 से लेकर के 120 डिग्री सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए होती है। मिट्टी इनको चिकनी चाहिए, दोमट चाहिए, कांप चाहिए। और विश्व में जो मक्के का लगभग 50% उत्पादन जो होता है वो यूएसए में होता है। कपास, भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है और इनको तापमान 20 से 30 के बीच में चाहिए होता है, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। मिट्टी चीका प्रधान दोमट होती है, काली होती है, चूना प्रधान होती है। कपास निर्यातक देशों में अमेरिका, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और कपास आयातक में ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जूट देखे जाए, पटसन, गन्ना, तो यहाँ पर जूट या फिर पटसन है, ये रेशेदार फसल होती है और इनके लिए तापमान 27 से 37 के बीच में चाहिए, वर्षा 150 से 250 के बीच में। मिट्टी इनकी कछारी होनी चाहिए, डेल्टाई कांप होनी चाहिए, गहरी उपजाऊ होनी चाहिए। जूट का निर्यातक देश भारत है, बांग्लादेश और थाईलैंड हो जाएगा। गन्ना, जो इसके लिए तापमान चाहिए होता है 20 से 25 के बीच में, वर्षा 75 से 150 के बीच में। मिट्टी यहाँ पर दोमट पाई जाती है, चिकनी, काली और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सभी पाई होनी चाहिए इसके लिए। और एक बार फसल को जड़ के ऊपर से काटने के बाद में पुनः पैदावार लेना थोड़ा सा रतुनिंग इसको कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखना है कॉफ़ी या फिर कहवा, इसकी उत्पत्ति इथोपिया से मानी जाती है। इनके लिए तापमान 14 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा चाहिए। मिट्टी पोटास युक्त होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए। और ये छाया प्रिय पौधा होता है, अन्य पेड़ों की छाया में ये लगाया जाता है। जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए और ढलान वाली भूमि पर यह लगाया जाता है।
चाय को देखा जाए तो चाय का जो जन्म स्थान है वो चीन को माना जाता है। ठीक है। आवश्यक इसके लिए दशाएं क्या चाहिए? तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 150 से 300 के बीच में वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। मिट्टी इनके लिए गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ह्यूम्स होने चाहिए, लोहांश युक्त होनी चाहिए, लेटराइट होनी चाहिए। चाय के निर्यातक देश में आपका श्रीलंका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आयातक में यूएसए, यूके और जापान हो जाएंगे। रबड़ देखा जाए, इनका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी को माना जाता है। भौगोलिक दशाएं, तापमान यहाँ पे 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और उत्पादक देश में आप लोगों के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और आइवरी कोस्ट हो जाएगा। कोकोआ को देखा जाए तो इसका उपयोग जो है वो चॉकलेट बनाने में किया जाता है। और आवश्यक दशाएं यहाँ पे तापमान 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी उपजाऊ दोमट होनी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र आइवरी कोस्ट हो जाएगा, घाना, इंडोनेशिया और ब्राजील हो जाएगा। अब यहाँ पे लेटेस्ट डेटा अपन लोग देख लेते हैं। तो विश्व में फसल उत्पादन के शीर्ष देशों में अगर देखा जाए तो चावल है। चावल जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भारत में, फिर रूस में, फिर यूएसए में। गन्ना में ब्राज़ील, भारत, फिर चीन हो जाएगा। कपास में आपका फर्स्ट पे चीन हो जाएगा, सेकंड पे भारत हो जाएगा, थर्ड पे यूएसए हो जाएगा। चाय में देखा जाए तो फर्स्ट पे आपका चीन होगा, भारत सेकंड पे, केन्या थर्ड पे हो जाएगा। मक्का में देखा जाए तो यूएसए फर्स्ट पे है, चीन सेकंड पे है, ब्राज़ील थर्ड पे है। जौ में देखा जाए तो रूस फर्स्ट पे हो जाएगा, फ्रांस सेकंड, जर्मनी थर्ड पे हो जाएगा। तंबाकू में देखा जाए चीन फर्स्ट पे है, ब्राज़ील सेकंड, भारत थर्ड पे है। मूंगफली में चीन फर्स्ट पे है, भारत सेकंड पे है और नाइजीरिया थर्ड पे हो जाएगा। जूट में देखा जाए तो भारत फर्स्ट पे है। ठीक है। जूट में आपको याद रखना है भारत फर्स्ट कहाँ पे है, जूट में होगा। बांग्लादेश सेकंड पे हो जाएगा। रबर पे देखा जाए तो थाईलैंड आपका फर्स्ट पे है, इंडोनेशिया सेकंड, वियतनाम थर्ड और फोर्थ नंबर पे आप लोगों का भारत हो जाएगा। कॉफ़ी में ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया हो जाएगा। नारियल में देखा जाए तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, थर्ड पे भारत है। कोकोआ में देखा जाए तो आइवरी कोस्ट होगा, घाना है, फिर इंडोनेशिया होगा। सोयाबीन में देखा जाए तो यूएसए के बाद में ब्राज़ील होगा, अर्जेंटीना। दलहन में देखा जाए भारत फर्स्ट पे है, रूस फिर पोलैंड हो जाएगा। केला में देखा जाए तो भारत यहाँ पे भी फर्स्ट में है, चीन और फिर फिलीपींस। मसाले में भी भारत फर्स्ट पे है, बांग्लादेश, उसके बाद में चीन होगा। दूध में भारत फर्स्ट पे है, यूएसए फिर चीन हो जाएगा। चुकंदर में देखा जाए तो रूस, फ्रांस, यूएसए होगा। आलू में चीन, भारत, रूस हो जाएगा। प्याज में चीन, भारत, यूएसए हो जाएगा। ये जो आपसे छोटे छोटे ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट पे उनको आप लोग याद रखिएगा। संतरा में ब्राज़ील, चीन, भारत हो जाएगा। टमाटर में चीन, भारत, यूएसए हो जाएगा। और ज्वार में आपका यूएसए, मैक्सिको, नाइजीरिया हो जाएगा। और भी रह गए हैं इधर। इनमें देखा जाए फसल जिनमें भारत द्वितीय स्थान पर है वो आपको ध्यान रखने हैं। चावल में है, गेहूं में है, गन्ना में है, कपास में है, चाय, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर। फसल जिनमें भारत फर्स्ट स्थान पर है वो आपका जूट, दलहन, केला, मसाले और दूध हो जाएगा। ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। और वो फसल जिनमें चीन पहले नंबर पे है तो वो आपके चावल, गेहूं, कपास, चाय, तंबाकू, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर। याद रखिएगा। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। आगे देखें तो मृदा को, सॉइल को देखा जाए तो मृदा का विभाजन, मृदा क्षेत्रीय मृदा और अविक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा में दो तरीके की होती है, पेडाल्फर और पेडोकल। पेडाल्फर में पोर्जर मृदा आती है, लाल मृदा आती है, लेटेराइट मृदा आती है, चरनोजम आती है, टुंड्रा मृदा आती है। पेडोकल में जहाँ पर 63.5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यहाँ पर 63.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पेडोकल में आपकी आ जाती है प्रेयरी मृदा, चेस्टनट मृदा, सरोजम और मरुस्थलीय मृदा। और जो अक्षेत्रीय मृदा होती है उसमें जलोढ़ आ जाएगी और लोयस आ जाएगी। ठीक है। आगे बढ़े। इनका क्षेत्रीय मृदा में देखा जाए जो पोर्जोल मृदा होती है तो ये कोणधारी और उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे कम होती है, अम्लीय होती है और अनुपजाऊ होती है। खाद, उर्वरक, फसल और शस्यावर्तन से इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। लाल पीली मृदा तो ये उष्णकटिबंधीय, उच्च ताप वाली और उच्च आर्द्रता वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे भी कम होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, अम्लीय मृदा होती है। और यह कपास एवं तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, चीड़ के वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़े।
नेक्स्ट आप लोगों को लेटेराइट मृदा, तो यह भूमध्य रेखीय सवाना, उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। ह्यूमस का यहाँ पे भी अभाव होता है। लोहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के निक्षेप पाए जाते हैं। बॉक्साइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट खनिज यहाँ पे पाया जाता है और कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। कठोर लकड़ी वाली कांटेदार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती हैं। जायरे बेसिन, अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके चरनोजम काली मृदा, तो ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस एवं कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है। ठीक है, चरनोजम में पाए जाते हैं ह्यूमस। और आर्द्रता ग्रहण क्षमता अधिक होती है, सिंचाई की आवश्यकता इनको कम होती है। रूस के स्टेपी और उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास, अफ्रीका के बेल्ट क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। टुंड्रा मृदा को देखें आगे, तो जो टुंड्रा मृदा है ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर भी अधिक होती है। और यहाँ पर काई लाइकेन जो होता है, मांस यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है। प्रेयरी में देखा जाए तो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल हो जाएगी। चूने का अंश यहाँ पे कम होता है। पूर्वी यूरोप और यूएसए के शीतोष्ण घास के मैदानों में यह मृदा पाई जाती है। चेस्टनट को देखा जाए तो गहरी भूरी मृदा होती है और महाद्वीपों के अर्ध शुष्क भागों में ये पाई जाती है। घास के मैदानों के भागों में ये पाई जाती है। सेरोजेम्स मृदा को देखा जाए तो कैस्पियन सागर के पूर्व में, रूस के दक्षिणी भाग में और अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे भी ह्यूमस की मात्रा कम होती है और पोषक तत्वों की दृष्टि से ये धनी होती है। गेहूं व कपास की कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। आगे देखा जाए तो मरुस्थलीय मृदा, ये कम वर्षा होती है, अधिक तापमान और अत्यधिक बाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उपजाऊ तत्वों का जल द्वारा रिसाव होता है। यहाँ पे अपक्षालन यानी कि लीचिंग प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। क्षारीय मृदा होती है। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे भी कम होती है। वनस्पति का यहाँ पे अभाव पाया जाता है। मृदा बहुत उपजाऊ होती है लेकिन सिंचाई की आवश्यकता न होने के कारण ये रह जाती है। जलोढ़ मृदा देखी जाए तो विश्व की सभी जो बड़ी नदियां हैं, नदी घाटियों में ये मृदा पाई जाती है और आवश्यक खनिज तत्वों की दृष्टि से ये काफी ज्यादा धनी होती है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में से ये एक होती है। चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, कपास की कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती है। लोएस मृदा, लोएस को देखा जाए तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार होता है वो पश्चिमी चीन में है, मध्यवर्ती यूरोप में है, मिसिसिपी प्रदेश में ये पाई जाती है। अपक्षालन जो लीचिंग की क्रिया होती है वो भी यहाँ पे नहीं होती है और ये मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। मृदा जो सॉइल का नवीन वर्गीकरण देखी जाए तो उसको अपन लोग भी पढ़ लेते हैं। एंटीसोल यानी कि ये आपको मिलेगी सहारा, अलास्का, साइबेरिया, तिब्बत में। विशेषता इसकी क्या होती है? विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है और इसमें संस्थानों का अभाव पाया जाता है। इन्वर्टिसोल, ये इसमें स्थान आप लोग याद रखेंगे, पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विशेषता यहाँ पे पानी मिलने पर फैल जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जुताई करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पड़ती हैं। अन्य नाम इसका काली मिट्टी होता है, रेगुल मिट्टी होता है, कपास मिट्टी, ये सभी इसके अन्य नाम होते हैं। आगे है आपका एरिडोसोल, ये आपको दक्षिण अमेरिका, मध्य मैक्सिको, सहारा, ऑस्ट्रेलिया, गोबी मरुस्थल, इनके दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। और यहाँ पे जो विशेषताएं होती है वो अपक्षालन यहाँ पे नहीं होता है। जैविक पदार्थ यहाँ पे न्यून मात्रा में पाए जाते हैं और ये आपको रेगिस्तानी मृदा के नाम से आप इसको जानते हो। मोलिसोल, ये आपको अमेरिका, चीन, मंगोलिया, पराग्वे, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। विशेषता इसकी क्या होती है? मुलायम होती है, भुरभुरी होती है, प्रेयरी वनस्पति से संबंधित होती है, विशेष उपजाऊ होती है और अति विकसित होती है। इसमें घास मैदानों का विकास पाया जाता है। इंसेप्टिसोल्स, ये स्थान यानी कि यहाँ पे अमेरिका, चिली, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, गंगा घाटी में ये पाई जाती है। विशेषता यहाँ पे नूतन मिट्टी होती है, संस्तर अल्प विकसित होते हैं और इनमें अपक्षालन एवं अपक्षय की तीव्रता थोड़ी सी कम होती है। आगे देखा जाए तो स्पोडोसोल, ये आपको उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अपक्षालन की क्रिया यहाँ पर तीव्र होती है, जैविक क्रिया कम होती है। अम्लीय प्रकार की मृदा, जल धारण की क्षमता यहाँ पे होती है। अल्फीसोल में देखा जाए तो ये आपको अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पर्णपाती वनों में देखने को मिलती है। विशेषता यहाँ पे जो सतह का रंग होता है वो स्लेटी होता है, भूरे रंग की यहाँ पे मृदा पाई जाती है। अल्टीसोल, दक्षिण पूर्व अमेरिका, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राजील, पराग्वे में देखने को मिलती है। विशेषता यहाँ पे अम्लीय मिट्टी होती है, ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। ऑक्सीसोल देखा जाए, ऑक्सीसोल में ये आपका उत्तर ब्राजील, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। ये गहन अपक्षालित मृदा होती है,
सिलिकेट उपस्थित नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में इसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम होता है। झूमिंग कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है। हिस्टोसोल ये शीत प्रदेशों में पाई जाती है। और पौधों के वियोजित अवशेष अधिक मात्रा में यहाँ पे प्राप्त कम होते हैं। जो अधिक मृतिका होती है, पौधों की जो वियोजित अवशेष होते हैं वो अधिक होते हैं और मृतिका की मात्रा कम होती है। अम्लीय मृदा में देखा जाए तो जो पोषण तत्व है वो न्यूनता पाई जाती है और चूने एवं उर्वरकों के द्वारा उपजाऊ इनको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन लोग देखें विश्व के खनिज उत्पादन। धातु एवं उनके खनिज देखा जाए तो लोहा धातु उसके खनिज अपन लोग देखें अयस्क में मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नीज के पायरुलसाइट हो जाएगा, साइलोमेरिन हो जाएगा, ब्रोनाइट हो जाएगा, रोडोक्रोसाइट हो जाएगा। तांबा के क्यूप्राइट हो जाएगा, चेल्कोपाइराइट हो जाएगा, चेल्कोसाइट हो जाएगा और मेचेलाइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम के देखा जाए तो बॉक्साइट होंगे, चांदी का अचेटाइट हो जाएगा और पाइजराइट होगा। टिन का कैसेराइट होगा, सीसा का गैलेना, जस्ता का कैलेमीन, अभ्रक का पिग्माइट हो जाएगा। ये आपको एज इट इज याद रखने पूछा जाता है। प्रमुख खनिज देखे जाए तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक में आप लोगों के लोह धातु हो जाएगा, लोह मिश्रित हो जाएगा, अलोहांश हो जाएगा, अन्य हो जाएंगे। लोह धातु में देखे जाए तो आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पाइराइट। लोह मिश्रित में क्रोमियम हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, मैग्नीज है, निकेल है, टंगस्टन और जिरकोनियम हो जाएगा, मोलिब्डेनियम हो जाएगा। अलोहांश में आपके कैडमियम हो जाएगा और पारा हो जाएगा। अन्य में आपके तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, रांगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम और लिथियम। अधात्विक में आप लोगों के कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटास गंधक हो जाएगा, हीरा, पन्ना, नीलम, ओपल हो जाएगा, जिप्सम, नमक, अभ्रक हो जाएगा, बलुआ पत्थर। ये सभी आप लोगों के अधात्विक खनिजों में आ जाएंगे। खनिजों की विशेषता अपन लोग देखें तो जो खनिजों की विशेषताएं, लो अयस्क यहाँ पे आयरन ओर का अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइट जिसमें धातु का अंश होता है 72%, रंग इनका काला होता है, सर्वोत्तम किस्म का ये लो अयस्क होता है। हेमेटाइट में देखा जाए धातु का अंश 60 से 70% होता है, लिमोनाइट में 50 से 60% का और सिडेराइट में 40 से 45% होता है। ठीक है, इसको आप लोग लोह कार्बोनेट कहते हो। तांबा में देखा जाए तो तांबा जो बनता है ये तांबा और कॉपर यानी कि जो टिन होता है उससे मिलकर के आपको कांसा ब्रोंज बनता है और कांसा और जस्ता मिलकर के पीतल बनता है। अभ्रक देखी जाए माइका, तो अभ्रक जो है सीट के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का पहला स्थान है। अब विश्व में खनिजों का उत्पादन देखा जाए और खनिजों का शीर्ष उत्पादन है देश में दिया गया है यहाँ पे। लो अयस्क अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे आपका चीन हो जाएगा, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर भारत, फिर रूस हो जाएगा। बॉक्साइट में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, ब्राजील और भारत हो जाएगा। तांबा में देखा जाए तो चिली, चीन, पेरू, अमेरिका हो जाएगा। नंबर आप लोग देखते जाइएगा। जस्ता में देखा जाए तो जस्ता में आपका चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, पेरू, यूएसए, फिर भारत होगा। मैग्नीज में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, गेबन और ब्राजील होगा। टिन में आपका चीन फर्स्ट पे, इंडोनेशिया सेकंड, म्यांमार, फिर ब्राजील, फिर बोलीविया। सोना में चीन फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड, रूस थर्ड, यूएसए फोर्थ, कनाडा 5। यूरेनियम में कजाकिस्तान फर्स्ट पे है, कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका नाइजर हो जाएगा, उसके बाद में रूस होगा। चांदी में आपका मेक्सिको फर्स्ट पे है, पेरू, फिर चीन, फिर रूस और उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अभ्रक में भारत फर्स्ट पे है, चीन सेकंड, अर्जेंटीना, फिर ब्राजील होगा। कोयला में आप लोगों का चीन फर्स्ट पे है, ठीक है, यूएसए, फिर भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। कच्चे तेल में सऊदी अरब फर्स्ट पे है, ये पूछा जाता है कई बार। यूएसए, रूस, कनाडा, चीन होगा। प्राकृतिक गैस में आपका यूएसए, फिर रूस, फिर ईरान, फिर आपका कतर होगा, उसके बाद में कनाडा होगा। आगे देखा जाए विश्व के औद्योगिक केंद्र, तो विश्व के महत्वपूर्ण जो औद्योगिक प्रदेश है जहां से आपसे पूछा जाता है उनको देखेंगे। न्यू इंग्लैंड प्रदेश यूएसए में अवस्थित है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा, मशीन उद्योग के लिए जाना जाता है। रुर या फिर निम्न राइन प्रदेश ये यूरोप में है। इसमें कोयले के भंडार मिलेंगे। राइन नदी घाटी के द्वारा परिवहन की सुविधा होती है। लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो राइन नदी है माल परिवहन की दृष्टि से विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है। ये लॉरेन या फिर सार प्रदेश में देखा जाए तो फ्रांस का जो नांसी है, नांसी से सार तक ये फैला हुआ है और लौह उद्योग के लिए ये विश्व
प्रसिद्ध है। साइलेसिया क्षेत्र में देखा जाए तो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र है यूरोप में, उसमें अवस्थित है। भारी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे पो घाटी। चलिए, पो घाटी यूरोप में है। वस्त्र, ऑटोमोबाइल और इनके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बर्मिंघम या फिर मिडलैंड क्षेत्र, ये ग्रेट ब्रिटेन में है। ये लोहा इस्पात के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लंकाशायर, ये ग्रेट ब्रिटेन में है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राद, ये रूस में है, जलयान के लिए, मशीन के लिए, कागज के लिए फेमस है। क्वांगटो प्रदेश जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी इसके प्रमुख केंद्र हो जाएंगे। लोहा इस्पात और जहाजरानी, मशीन यान, वायुयान और इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी उद्योग यहाँ पे चलाए जाते हैं। किंकी प्रदेश, ये जापान में है, वस्त्र उद्योग के लिए, जलयान के लिए, वायुयान के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। नगोया प्रदेश जापान में है और वस्त्र उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश, ये चीन में है, लोह इस्पात के लिए और धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। कैंडन प्रदेश, ये चीन में है और ये भी वस्त्र उद्योग के लिए, जलयान के लिए और मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। शिकागो, जो कि यूएसए में लोह इस्पात मास के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, यूएसए में है। लॉस एंजल्स फिल्म के लिए जाना जाता है, तेल शोधन के लिए जाना जाता है, यूएसए में है। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है, ये भी यूएसए में है। पिट्सबर्ग लोह इस्पात के लिए जाना जाता है, यूएसए में है। बर्मिंघम यूएसए में है, लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बर्टन ऑन ट्रेड ग्रेट ब्रिटेन, जो आपका शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। हांगकांग चीन में खिलौने के लिए जाना जाता है। चेलियाबिंस्क, ये रूस में लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। मैग्निटोगस्क, ये आपका लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। व्लादिवोस्टोक रूस में जलयान के लिए जाना जाता है। और म्यूनिख जर्मनी में लेंस निर्माण के लिए जाना जाता है। रुर घाटी जर्मनी में कोयला उपस्थिति अनेक उद्योग के लिए जाना जाता है। पेरिस फ्रांस, जो कि फैशनेबल कपड़े और कॉस्मेटिक उद्योग के लिए जाना जाता है। कावासाकी जापान में लोह इस्पात और जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। ओसाका जापान का सूती वस्त्र और लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। नगोया, ये भी सूती वस्त्र और रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। बाकू अजरबैजान में है, जो कि तेल शोधन के लिए जाना जाता है। ज्यूरिख, ये आपका स्विट्जरलैंड में इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। मिलान इटली में है, रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। वियना ऑस्ट्रिया में कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। और बैंकॉक आपका थाईलैंड में है, ये भी जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की खान है, हीरा खनन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। विश्व के प्रमुख मैदानों को देखे जाए तो प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका और कनाडा में, लानोस वेनेजुएला कोलंबियाना में, और सेल्वास अमेजन बेसिन में, कंपोज ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना अफ्रीका एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, पुस्टाच हंगरी में हो जाएंगे। स्टेपी साइबेरिया मंचूरिया में हो जाएंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में हो जाएगा। पटाना, ये आपका श्रीलंका में। और पेडंग मलेशिया में। विश्व की कुछ जनजातियों को देख लेते हैं। एस्किमो, ये आपको कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तर साइबेरिया, टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं ये, और मुख्यतः ये शिकारी हैं। स्लेज, जो एस्किमो लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है। इग्लू, ये लोगों का घर होता है, ठीक है, जो कि चट्टानों, जो बर्फ की चट्टानें होती हैं उनको काट करके बनाया जाता है। किर्गिज, मध्य एशिया के किर्गिस्तान प्रदेश के निवासी होते हैं। पशुचारक होते हैं, कृषि फार्म करते हैं, स्थायी कृषि करने लगे हैं। और ये पशुचारण के लिए सपरिवार ऋतु प्रवास करते हैं। कुमिस, दूध को सड़ाकर बनाई जाने वाली शराब इनके द्वारा बनती है। और युर्त, अस्थायी निवास के लिए तंबू द्वारा बनाए गए घर होते हैं। आगे देखें तो बद्दू, ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में यमन, अदन, ओमान में निवास करते हैं। पिग्मी, ये मध्य अफ्रीका के पश्चिम में गैबन से युगांडा के बीच में निवास करते हैं। चलवासी होते हैं, न तो कृषि करते हैं न ही पशुपालन करते हैं। शिकारी होते हैं और ये नाटिकत के निग्रेटो होते हैं। मसाई, ये पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के आसपास में होते हैं। कीनिया, तंजानिया और युगांडा में निवास करते हैं और ये गाय की पूजा करते हैं।
तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बुशमैन आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिल जाएंगे। शिकारी जनजाति होती है, कीड़े मकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बोअर ये दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज नदी घाटी के पास में रहते हैं, पशुपालन और कृषि कार्य करते हैं। बोरो अमेजन बेसिन में रहते हैं, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। माओरी ये न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ठीक है। सेमोइड्स को देखा जाए तो ये साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं और ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं। कैसेक्स जो आपके कोसेक्स होते हैं, ये पोलैंड, लिथुआनिया, मसोका और रूस में मिलते हैं। ये काला सागर एवं कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में ये निवास करते हैं। जूलू को देखा जाए तो ये जूलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखें, विश्व परिवहन से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग या पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे विश्व के 2 विकसित प्रदेशों को मिलाने वाला जलमार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है ये। स्थित महत्वपूर्ण पत्तन यहाँ पर देखे जाए तो लंदन है, लिवरपूल, ग्लासगो, हैम्बर्ग, रोटरडम, न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया और मॉन्ट्रियल हो जाएगा। आगे देखा जाए भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर एवं हिंद महासागर से होकर के पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ता है। और स्थित महत्वपूर्ण पत्तन यहाँ पे पोर्ट सईद हो जाएगा, अदन हो जाएगा, मुंबई, कोचिन, कोलंबो हो जाएगा। सुएज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाता है। इसके उत्तर में पोर्ट सईद है, दक्षिण में प्रवेश द्वार है। ठीक है, जो सुएज पत्तन है। और इस जलमार्ग का संबंध जो है विश्व की 75% जनसंख्या से है। पनामा नहर को देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इस नहर में जहाज़ों को 3 लॉक से होकर के गुजरना पड़ता है। और पनामा नहर से सबसे अधिक लाभ जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को है। दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग या पश्चिमी यूरोप की दक्षिण अमेरिका से मिलाता है। पूर्वी यूएसए और दक्षिण अमेरिका देशों के ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य में व्यापार इसी मार्ग से होता है। स्थित यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पत्तन है वो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, मोंटेवीडियो हो जाएगा, रियो डे जेनेरियो हो जाएगा, लंदन है, लिवरपूल है, हैम्बर्ग, ये सब यहाँ के पत्तन हो जाएंगे। आगे देखें तो प्रशांत महासागरीय पत्तन यह उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के मध्य व्यापार का जलमार्ग है और उत्तरी अमेरिका के सिएटल और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाहों को टोक्यो एवं याकोहामा से जोड़ता है। आंतरिक जल परिवहन देखा जाए, मिसिसिपी जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में और ये यूएसए के आंतरिक भागों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। राइन जलमार्ग यूरोप में है और यह विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग है। ये बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के मध्य व्यापार मार्ग है। कील नहर ये यूरोप में है और यह उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू नहर ये उत्तरी अमेरिका में और यह सुपीरियर झील को हिरन झील से जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में है और ये ब्रिटेन में मैनचेस्टर एवं ईस्थम को मिलाती है। आगे बढ़े, चलो इतना ही है। चलो गोटा नहर स्वीडन में और यह स्वीडन में स्टॉकहोम एवं गोटेनबर्ग के बीच में बनाई गई है। स्टेलिन नहर सोवियत संघ में है, यह पूर्व सोवियत संघ में रोस्तव एवं स्टेलिनग्राद के निवासी को स्टेलिनग्राद को मिलाती है। विश्व के रेल मार्ग देखा जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्टोक को मिलाता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स व वैंकूवर को जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सिडनी व पर्थ को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग ये पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ता है। तो ये हो गया आप लोगों का रैपिड रिवीजन वाला सेशन। थोड़ा बहुत आपका और भी बचा है कुछ यूनिट से, उनको भी आपको हम 1-2 दिन में प्रोवाइड करा देंगे और हो सकता है यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिले तो ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।